नमस्कार दोस्तों अगर आप अपनी बीटेक AKTU यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और फाइनल ईयर में हैं, भाई इस बार AKTU का जो एग्जाम होने वाला है वो MCQ होने वाले हैं, ऑनलाइन मोड में होने वाले हैं। आप किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं, अगर आपका कॉलेज AKTU से लिंक है तो भाई इस बार AKTU के एग्जाम ऑनलाइन होंगे, MCQ बेस्ड होंगे। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं और फाइनल ईयर में हैं तो भाई आपके पास एक सब्जेक्ट होगा NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। भाई ये सब्जेक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके यूनिट वाइज हम MCQ देखेंगे, हर यूनिट के इंपोर्टेंट MCQ देखेंगे कि एक यूनिट से जितने भी MCQ बन सकते हैं, मैंने वो सारे MCQ लिए हैं। तो भाई एक एक यूनिट के यूनिट वाइज हम इंपोर्टेंट MCQ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और भाई इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हो और अभी तक आप NDT को बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो भाई ये वीडियो आपको पास करा सकती है। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आप अच्छा स्कोर करोगे अपने NDT के एग्जाम में। अभी तक आप कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो वो मैटर नहीं करता। इसमें मैंने हर यूनिट के अलग अलग MCQ को डिवाइड किया है, अलग अलग हर यूनिट के अलग अलग MCQ हम की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो भाई यहाँ पर हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो यूनिट सेकंड से करेंगे। जो आपकी यूनिट सेकंड है वो है कॉमन NDT मेथड। अब भाई मैं यूनिट सेकंड से इसलिए कर रहा हूँ, यूनिट 1 मैं सबसे एंड में कवर करूंगा क्योंकि यूनिट सेकंड यहाँ पर सबसे बड़ी है। यूनिट सेकंड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर यूनिट सेकंड से सबसे ज़्यादा MCQ लिए हैं। अप्रॉक्स 100 MCQ है भाई यूनिट सेकंड से। तो चलिए हम 1 बाई 1 100 MCQ को डिटेल में बात करेंगे। तो हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम MCQ देख लेते हैं। और देखो मैंने दो सब टॉपिक में डिवाइड किया गया है। आपकी जो यूनिट सेकंड है वो भाई सबसे पहले जो डिवाइड की गई है वो एक मेथड है लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग मेथड, उसमें डिवाइड की गई है। फिर इसके बाद एक मेथड और आएगा उसमें डिवाइड की गई है। तो सबसे पहले भाई हम लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो भाई यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो ये है, लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो आपकी लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग होती है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो भाई यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, पोलराइज्ड साउंड वेव इन अ लिक्विड, सेकंड ऑप्शन है मैग्नेटिक डोमेन्स, और उसके बाद सी ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, और लास्ट ऑप्शन है आपका कैपिलरी एक्शन। तो वहाँ भाई आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या सही है वो आप देख लीजिए, लेकिन जो इसका राइट आंसर है भाई वो इसका हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर आपका डी भाई इसका ये राइट आंसर हो जाएगा कैपिलरी एक्शन। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वो ये है, When a small diameter tube is placed in a glass of water, जब कोई एक स्मॉल डायमीटर का ट्यूब अगर एक वाटर है किसी ग्लास में उसमें आप प्लेस करते हो, उसमें रखते हो, वाटर राइजेस इन द ट्यूब टू द लेवल अबव द एडजेसेंट सरफेस, और जो आपका वाटर है वो उस ट्यूब में राइज करता है, जो उस वाटर की सरफेस होती है उस ग्लास में उससे ऊपर चला जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है या उसको आप क्या बोलते हो, सॉरी किसकी वजह से नहीं, उसको आप क्या बोलते हो, यहाँ पर ये पूछा गया है। यहाँ आपके भाई चार ऑप्शन है, विस्कोसिटी, कैपिलरी एक्शन, सरफेस टेंशन, बैरोमेट्रिक टेस्टिंग। तो भाई यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग क्या है वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसका भाई राइट आंसर आप अपना चेक कर लीजिए कि जो आपने सोचा था वो सही है या नहीं। इसका जो राइट आंसर है भाई वो है ऑप्शन बी भाई इसका राइट आंसर है। अब हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ इज द साइज ऑफ लिक्विड पेनिट्रेट इंडिकेशन यूजुअली रिलेटेड टू द डिसकंटिन्यूटी इट। भाई मैं देखो यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, हम हर क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा MCQ हैं। तो कुछ क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और यार आप बीटेक कर रहे हैं तो आप अपने आप भी समझ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए थोड़ी देर के लिए तो आप वीडियो को पॉज करके खुद रीड करोगे ना एक बार, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है भाई लार्जर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही है, तो भाई मैं यहाँ पर आपको बता दूं जो ऑप्शन सही है वो है आपका लार्जर देन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन भाई सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पेनिट्रेट डेट इज सेल्फ इमल्सीफाइंग। एक पेनिट्रेट जो कि सेल्फ इमल्सीफाइंग होता है उसको आप क्या बोलते हो। यहाँ पर भाई आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है भाई यहाँ पर सॉल्वेंट रिमूवल, फिर वाटर वॉशेबल, फिर पोस्ट इमल्सीफाइड,
फिर डी है यहाँ पर डुअल सेंसिटिविटी मेथड। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा भाई यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका a penetrant process which employs an emulsifier as a separate step in the penetrate। ठीक है, पेनिट्रेट जो प्रोसेस होती है उसमें एमल्सीफायर को आप एज अ सेपरेट स्टेप यूज करते हो, तो उस प्रोसेस को जो रिमूवल प्रोसेस होती है उसको आप क्या बोलते हो। यहाँ पर आपके ऑप्शन है सॉल्वेंट रिमूवल, वाटर वॉशेबल और पोस्ट इमल्सीफाइड और डुअल सेंसिटिविटी मेथड। तो बताइए भाई क्या आपको यहाँ पर राइट लगता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है भाई ऑप्शन सी पोस्ट इमल्सीफाइड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भाई सही हो जाएगा। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a penetrate process in which excess penetrate is removed with an organic solvent। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो। देखो जो आपकी पेनिट्रेट प्रोसेस होती है उसमें जो एक्सेस पेनिट्रेट लग जाता है, मतलब ज़्यादा जो एक लिमिट होती है उसके बाद अगर पेनिट्रेट आप ज़्यादा लगा देते हो, उसको रिमूव करने के लिए जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये है सॉल्वेंट रिमूवल, वाटर वॉशेबल, पोस्ट इमल्सीफाइड, डुअल मेथड। तो भाई यहाँ पर क्या यूज होता है, तो यहाँ पर भाई जो राइट आंसर है इसका वो हो जाएगा भाई यहाँ पर ए सॉल्वेंट रिमूवल। जिससे एक्सेस पेनिट्रेट को रिमूव किया जाता है उसको बोला जाता है भाई सॉल्वेंट रिमूवल। तो ऑप्शन ए आपका भाई यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कैपेबिलिटीज ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। भाई यहाँ पर ये लाइन में थोड़ा नीचे लिख गया है, ये एडिट करते वक्त भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर ये इसी लाइन में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कैपेबिलिटीज ऑफ लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग। यहाँ पर भाई जो आपका ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब उसमें से ये पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है, मतलब पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग की कैपेबिलिटी को। तो यहाँ पर ऑप्शन आप एक बार पढ़ लीजिए भाई। ऑप्शन ए है लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर लोकेटिंग सब सरफेस डिसकंटिन्यूटीज इन अ टेस्ट पीस। जो आपका लिक्विड पेनिट्रेट होता है, जो लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग होती है वो किसके लिए यूजफुल होती है, जो आपके डिसकंटिन्यूटीज होती हैं टेस्ट पीस में, जिस मटेरियल पे आप टेस्ट कर रहे हो उसको क्या करता है वो लोकेट करता है उस सरफेस को। ठीक है, बी ऑप्शन है लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर लोकेटिंग डिसकंटिन्यूटीज इन पोरस मटेरियल। ऐसे भाई यहाँ पर सी ऑप्शन है लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर लोकेटिंग डिसकंटिन्यूटीज विच आर ओपन टू द सरफेस इन द नॉन पोरस मटेरियल। और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो भाई बताइए इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या सही आंसर है। अगर मैं इसके सही आंसर की बात करूं भाई, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है यहाँ पर लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर लोकेटिंग डिसकंटिन्यूटीज विच आर ओपन टू द सरफेस इन नॉन पोरस मटेरियल्स। तो भाई इसको आप इनको अच्छे से पढ़ के जाना, मतलब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी टाइप could typically be found with a liquid penetrate test। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है इंटरनल स्लैग इन द बेल्ट इन अ बेल्ट, इंटरनल स्लैग इन अ कास्टिंग, सेंसिटाइजेशन इन ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, फटीग क्रैक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो बताना है आपको। तो भाई जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी आपका फटीग क्रैक। ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भाई आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट आर नॉर्मली हेल्ड टू अ मिनिमम इन लिक्विड। इनमें से कौन सा केमिकल एलिमेंट हमेशा मिनिमम होता है लिक्विड में, लिक्विड पेनिट्रेट मटेरियल्स में। ठीक है, यहाँ पर भी भाई थोड़ा सा लाइन ये नीचे लिख गई है व्हेन टेस्टिंग स्टेनलेस स्टील एंड टाइटेनियम। जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं किन किन मटेरियल की, स्टेनलेस स्टील की और टाइटेनियम की। तो यहाँ पर आपको उस केमिकल का नाम बताना है। आपके केमिकल 4 दिए गए हैं भाई यहाँ पर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन और ऑयल। तो भाई इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो हो जाएगा भाई आपका क्लोरीन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई हम आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट आर नॉर्मली हेल्ड टू अ मिनिमम इन लिक्विड
पेनिट्रेट मटेरियल व्हेन टेस्टिंग निकल बेस्ड एलॉय। देखो यहाँ पर जो मटेरियल का जो मेटल, जो आपका मेटल है, जो आपका पीस है, उसका यहाँ पर मटेरियल चेंज हो चुका है, तो इसीलिए वहां पर अलग ऑप्शन आएगा। यहाँ पर भाई अलग ऑप्शन दिए हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये ध्यान रखना। जैसे कि हम ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भाई स्टेनलेस, आपका यहाँ पर स्टेनलेस स्टील एंड टाइटेनियम के बारे में पूछा था, जब हम स्टेनलेस स्टील को जब इसका हम टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर भाई नीचे जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपका निकल बेस्ड एलॉय के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और सेम क्वेश्चन है, केमिकल का नाम पूछा है, तो भाई जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो केमिकल यूज करोगे वो कौन सा केमिकल यूज करोगे, वो करोगे भाई सल्फर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे भाई। Which of the following is the most desirable method of pre-cleaning a test piece prior to penetrate testing? जो अगर आपका कोई भी टेस्ट पीस है जिसपे आप पेनिट्रेट टेस्टिंग करोगे, तो सबसे ज्यादा यूज, मतलब उससे पहले आप क्लीनिंग करते हो, उससे पहले उसे साफ करते हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं या उस मेथड को क्या बोलते हैं, वो आपको बताना है। यहाँ पर आपके लिए भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सैंड ब्लास्टिंग, वेपर डिक्रीजिंग, इमेरी क्लॉथ और वायर ब्रशिंग। तो भाई यहाँ पर क्या राइट आंसर है, तो यहाँ पर भाई आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैंड ब्लास्टिंग। सॉरी भाई, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वेपर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्री क्लीनिंग प्रोसेस इज नॉट रिकमेंडेड। यहाँ पर आपको कुछ प्रोसेस दी गई हैं, अब आपको इन प्रोसेस में से ये बताना है कि कौन सी प्रोसेस प्री क्लीनिंग प्रोसेस के लिए रिकमेंड नहीं की जाती है, या कौन सी प्रोसेस इसमें से प्री क्लीनिंग प्रोसेस में हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, डिटर्जेंट क्लीनिंग, वेपर डिक्रीजिंग, शॉर्ट ब्लास्टिंग। वेपर डिक्रीजिंग तो होगा क्योंकि हम पहली बात कर चुके हैं, शॉर्ट ब्लास्टिंग, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। तो यहाँ पर भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर आप खुद भी मन में सोच सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। और उसका भाई आप खुद देख सकते हो कि आपको कितना पता है, और अगर आपका गलत भी है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि राइट आंसर आपका कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शॉर्ट ब्लास्टिंग। भाई शॉर्ट ब्लास्टिंग एक प्री क्लीनिंग प्रोसेस नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये जो तीनों प्रोसेस होती हैं, इसके अलावा डिटर्जेंट है, आपकी वेपर डिक्रीजिंग है, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग है, ये तीनों प्रोसेस भाई कैसी प्रोसेस होती हैं, ये आपकी प्री क्लीनिंग प्रोसेस होती हैं, लेकिन शॉर्ट ब्लास्टिंग आपकी प्री क्लीनिंग प्रोसेस नहीं होती है। तो भाई ये आप याद रखना। यहाँ पर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ब्रश शुड बी यूज्ड फॉर प्री क्लीनिंग। एक जो वायर ब्रश है वो यूज किया जाता है प्री क्लीनिंग में, कब किया जाता है, वो यहाँ पर ऑप्शन है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से एक स्टेटमेंट कौन सा सही है वो आपको बताना है कि वायर ब्रश का कब यूज करना चाहिए फॉर प्री क्लीनिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, व्हेन ग्रीस एंड ऑयल मस्ट बी रिमूव्ड, जब आपका ग्रीस और ऑयल आपको रिमूव करना हो, ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट, व्हेन रस्ट इज टू बी रिमूव्ड, और लास्ट ऑप्शन है व्हेन ग्राइंडिंग वर्ड्स मस्ट बी रिमूव्ड। तो भाई यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भाई व्हेन रस्ट इज टू बी रिमूव्ड। आप वायर ब्रश का कब यूज करते हो प्री क्लीनिंग के लिए, जब आपको सिर्फ रस्ट को रिमूव करना हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर भाई, अ हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, या हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है, पेनिट्रेट विस्कोसिटी, या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर बेस्ड बेड डेवलपर्स, पेनिट्रेट स्पेसिफिक ग्रेविटी, या क्लीनर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा भाई आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर बेस्ड बेड डेवलपर्स। इसके मेजर करने के लिए आप किसका यूज करते हो भाई, इसको मेजर करने के लिए आप हाइड्रोमीटर का यूज करते हो। तो ये भी आप ध्यान रखना भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विजिबल सॉल्वेंट रिमूवल पेनिट्रेट आर यूज्ड एडवांटेजियस फॉर। अब ऑप्शंस दे रखे हैं, आप इन ऑप्शंस को एक बार खुद पढ़िए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूं, ठीक है। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो भाई यहां पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका सी, इंस्पेक्टिंग पार्ट्स एट रिमोट लोकेशन। तो ऑप्शन सी यहां पर भाई आपका एकदम राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एडिक्वेट
test results, the black light used in fluorescent penetrant examination should provide what minimum black light intensity at the test surface। अब भाई यहाँ पर ये ऑप्शंस दे रखे हैं, तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ के खुद एक बार ऑप्शंस पढ़िए, फिर सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। मैं आपको जस्ट 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए। तो भाई यहां पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1000 माइक्रोवाट पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन बी आपका भाई यहां पर राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट मिनिमम वार्म अप टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस ऑफ मरकरी वेपर आर्क ब्लैक लाइट। ऑप्शन है आपका बिल्कुल टाइम की जरूरत नहीं है, दूसरा है 2 मिनट की जरूरत होती है, 5 मिनट या 10 मिनट। अब आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या राइट ऑप्शन है। तो भाई यहाँ पर जो आपका वार्म अप के लिए टाइम की जरूरत होती है वो होती है भाई 5 मिनट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिट्रेट कंटेन्स एन इमल्सिफाइंग एजेंट। ऑप्शन ए सॉल्वेंट रिमूवल, वाटर वॉशेबल, पोस्ट इमल्सिफाइबल या फ्लोरोसेंट। तो भाई जो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भाई वाटर वॉशेबल, मतलब कि आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिट्रेट मस्ट बी ट्रीटेड विद एन इमल्सिफाइंग प्रायर टू वाटर रिमूवल। ठीक है, यहाँ पर अब आपको राइट ऑप्शन बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिट्रेट, इनमें से कौन सा पेनिट्रेट आपको यूज करते हो ट्रीटेड विद एन इमल्सिफाइंग प्रायर टू वाटर रिमूवल, सॉल्वेंट रिमूवल, वाटर वॉशेबल या पोस्ट इमल्सिफाइबल या फ्लोरोसेंट। तो यहाँ पर भाई जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भाई पोस्ट इमल्सिफाइबल। तो सी ऑप्शन भाई इसका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इमल्सिफायर। इमल्सिफायर का क्या फंक्शन होता है ये बताना है आपको। टू रिमूव द एक्सिस पेनिट्रेट, कि जो आपका इमल्सिफायर होता है वो क्या करता है, जो एक्सिस पेनिट्रेट होता है उसको रिमूव करता है, उसको हटाता है। या टू डेवलप इंडिकेशन विद अ पोस्ट इमल्सिफाइबल पेनिट्रेट सिस्टम, या सी ऑप्शन है टू असिस्ट पेनिट्रेशन विद अ पोस्ट इमल्सिफाइबल पेनिट्रेट सिस्टम, और डी ऑप्शन है टू मेक अ पोस्ट इमल्सिफाइबल पेनिट्रेट वाटर वॉशेबल। तो इमल्सिफायर का क्या काम होता है वो यहाँ पर आपसे पूछा है। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, टू मेक अ पोस्ट इमल्सिफाइबल पेनिट्रेट वाटर वॉशेबल। तो डी ऑप्शन भाई यहाँ पर आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑयल बेस्ड इमल्सिफायर इज कॉल्ड। जो आपका ऑयल बेस्ड इमल्सिफायर होता है उसको क्या बोलते हैं, ये आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। आप एक बार ऑप्शंस को पढ़िए फिर बताइए क्या इसका राइट आंसर है। अपने मन में अपने आपको आंसर दीजिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है, फिर मैं आपको यहाँ पर राइट आंसर बताता हूँ। यहाँ पर जो भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑयल बेस्ड इमल्सिफायर होता है उसको भाई हम बोलते हैं लिपोफिलिक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, अ वाटर वेस्ट इमल्सिफायर इज कॉल्ड। जो वाटर वेस्ट इमल्सिफायर होता है उसको आप क्या बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई रिपीट हो गया है, सॉरी भाई ऊपर हमारा ऑयल बेस्ड था और यहाँ पर वाटर वेस्ट है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था ऑयल बेस्ड इमल्सिफायर को क्या बोलते हैं, तो ऑयल बेस्ड इमल्सिफायर को लिपोफिलिक बोलते हैं, और यहाँ पूछा गया है वाटर बेस्ड इमल्सिफायर को क्या बोलते हैं। तो अब आपको बताना है वाटर बेस्ड इमल्सिफायर को क्या बोलते हैं। आप एक बार ऑप्शन पढ़ सकते हैं फिर आप इसका आंसर दे सकते हैं। भाई इसको बोला जाता है जैसे कि वाटर भाई आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको पता है वाटर को हाइड्रो बोला जाता है, हाइड्रो से डिनोट किया जाता है। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोफिलिक। तो ऑप्शन ए भाई यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। 23rd क्वेश्चन है,
मिथिलेन क्लोराइड, आइसोप्रोपिल, अल्कोहल, नप्था एंड मिनरल स्पिरिट आर एग्जाम्पल। ये जितने भी आपको केमिकल नेम दिए गए हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं? क्या ये इमल्सीफायर होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, सॉल्वेंट रिमूवर्स होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता? तो वो आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सॉल्वेंट रिमूवर्स। सॉल्वेंट रिमूवर्स ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं या किसके नाम हैं जो दिए गए हैं क्वेश्चन में? ये दिए गए हैं सॉल्वेंट रिमूवर्स के, ये सभी नाम हैं। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट रिमूवर मे बी यूज्ड इन अ सॉल्वेंट रिमूवल पेनिट्रेट? आपका जो सॉल्वर रिमूवल पेनिट्रेट है उसमें किस तरह के सॉल्वेंट रिमूवर यूज किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी है ओनली द क्लीनर रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द पेनिट्रेट, सिर्फ वही क्लीनर आप यूज करोगे जो कि मैन्युफैक्चरर, जो उस पेनिट्रेट का मैन्युफैक्चरर है वो आपको रिकमेंड करेगा। या ऑप्शन सी है एनी अल्कोहल बेस्ड सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हो जो कि अल्कोहल बेस्ड है। या थर्ड लास्ट ऑप्शन है ओनली क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या लगता है? भाई इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ओनली द क्लीनर रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द पेनिट्रेट। तो यहाँ पर भाई ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखना कि आप सॉल्वेंट रिमूवर वही यूज कर सकते हो जो आपके लिए जिसने वो पेनिट्रेट मैन्युफैक्चर किया, जो उसके द्वारा जो रिकमेंड किया गया है वही आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीक्यूसाइट फॉर अ पेनिट्रेट टेस्ट? यहाँ पर ऑप्शन है डेवलपर मस्ट बी अप्लाइड इन अ थिन इवन कोट, एनी सरफेस कोटिंग और सॉइल मस्ट बी कंप्लीटली रिमूव्ड। ऑप्शन सी है ऑल ट्रेसेस ऑफ पेनिट्रेट मटेरियल शुड बी रिमूव्ड आफ्टर टेस्टिंग इज कंप्लीट, द टेस्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी नॉन मैग्नेटिक। विच वन इज राइट, ये आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका एनी सरफेस कोटिंग और सॉइल मस्ट बी कंप्लीटली रिमूव्ड। तो ऑप्शन बी आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्री क्लीनिंग प्रोसेस मे बी यूज्ड फॉर लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग? आपका लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग में किस प्रकार की प्री क्लीनिंग यूज की जाती है, प्री क्लीनिंग प्रोसेस यूज की जाती है, वो आपको बताना है। यहाँ पर आपके प्री क्लीनिंग के ऑप्शन दिए गए हैं, बायर ब्रशिंग ओनली, डिटर्जेंट एंड वाटर ओनली, वेपर एंड डिक्रीजिंग ओनली, डिग्रीजिंग ओनली, any process that leaves the part clean and dry, does not harm the part and is compatible with the penetrate material। ठीक है, यहाँ पर अब आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाई यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कि आप कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हो, बस क्या है कि जो आपका पार्ट है भाई वो पार्ट आपका क्लीन हो जाना चाहिए, ड्राई रहना चाहिए, और जिस प्रोसेस से आप उस पार्ट पर प्री क्लीनिंग कर रहे हो उस पार्ट पर कोई हार्म ना हो, कोई उस पर हानि ना हो, और भाई जिस प्रोसेस को आप यूज कर रहे हो वो पेनिट्रेट मटेरियल के लिए कंपेटेबल हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं किसी भी प्रोसेस के अंदर, वो प्रोसेस इन चीज़ों की प्रॉपर्टीज है तो आप उस प्रोसेस को यूज कर सकते हो, मतलब कोई एक प्री डिसाइडेड प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, व्हाट इज द लाइकली रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट removal of all excess penetrate from the test piece surface? Your options are formation of false indication, second one is formation of relevant indication, next one is exaggeration of size of relevant indication and last one is none of the above। अब आपको बताना है which one is right। तो भाई यहाँ पर जो right हो जाएगा वो हो जाएगा formation of false indication, मतलब ऑप्शन ए आपका भाई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, व्हाट इज द प्रीफर्ड प्री क्लीनिंग प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ ऑयल एंड ग्रीज? मतलब ऑयल और ग्रीज को हटाने के लिए कौन सी प्री क्लीनिंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं आप? स्टीम क्लीनिंग विद एडिड एसिड, या वेपर डिग्रीजिंग, या स्टीम क्लीनिंग, या अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग? अब आपको इसमें से राइट ऑप्शन बताना है कि कौन सा इसमें से राइट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका वो है वेपर डिग्रीजिंग। जो आपका वेपर डिग्रीजिंग होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर भाई राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
विच प्री क्लीनिंग मेथड में बी यूज्ड विद आइदर अ सॉल्वेंट और डिटर्जेंट सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा प्री क्लीनिंग मेथड आप या तो सॉल्वेंट के साथ यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूशन के साथ या डिटर्जेंट सॉल्यूशन के साथ, ये बताना है। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, स्टीम क्लीनिंग, डिटर्जेंट वॉश या वेपर डिग्रीजिंग। यहाँ पर भाई जो राइट ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा यहाँ पर अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। अब भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो है विच इज द डेंजर एसोसिएटेड विद द यूजिंग अ वायर ब्रश ड्यूरिंग प्री क्लीनिंग। ठीक है, ब्रिस्टल फ्रॉम द वायर ब्रश में कॉज फॉल्स इंडिकेशन। तो भाई यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इन ऑप्शंस को पढ़िए, फिर सोचिए। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शंस पढ़ने में टाइम लगता है। और भाई अगर आप एक बार खुद देने की कोशिश करेंगे और आप गलत भी आंसर देंगे ना, लेकिन अब फिर आप राइट आपको पता चलेगा, तो फिर वो आपके माइंड में क्लिक रहेगा, एग्जाम टाइम वो आप भूलोगे नहीं। तो ये ध्यान रखिए, एक बार ऑप्शंस को पढ़ के फिर खुद आंसर देने की कोशिश करो, फिर देखो वो राइट है या नहीं। तो भाई यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा भाई द वायर ब्रश में क्लोज और स्मीयर मेटल ओवर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर भाई आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रीफर्ड मेथड ऑफ अ रिमूविंग पेंट प्रायर टू परफॉर्मिंग अ पेनिट्रेट टेस्टिंग। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं सैंड ब्लास्ट, केमिकल रिमूवर्स और आपके पावर वायर ब्रश और सूट ब्लास्ट। तो आपको बताना है भाई कौन सा यहाँ पर सही है। तो भाई यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा मेथड यूज किया जाता है पेंट को रिमूव करने के लिए। तो भाई यहाँ पर जो केमिकल रिमूवर्स मेथड बोलते हैं वो यूज किया जाता है, मतलब ऑप्शन बी भाई यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। व्हाट एडिशनल सरफेस प्रिपरेशन और क्लीनिंग मस्ट बी परफॉर्म्ड और अ मशीन और ग्राउंड एल्युमिनियम कास्टिंग प्रायर टू पेनिट्रेट टेस्टिंग। ऑप्शंस आर वेपर डिग्रीजिंग, इचिंग, डिटर्जेंट वॉश या नथिंग। यहाँ पर बताना है। तो भाई यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इचिंग। तो आप यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ पेनिट्रेट एप्लीकेशन आर। ठीक है, पेनिट्रेट एप्लीकेशन के लिए कौन सा मेथड आप यूज करते हो या एक्सेप्टेबल है ये बोल सकते हो। तो भाई वो बताना है। आपके ऑप्शन है स्प्रे, डिप, ब्रश और भाई ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई, आप स्प्रेइंग भी कर सकते हो, डिप भी कर सकते हो और भाई आप ब्रश भी कर सकते हो। तो मतलब आपके ये तीनों ही राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है भाई वो आपका राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच पेनिट्रेट रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ अ टेस्ट पीस इज कॉल्ड। देखो जो टाइम पीरियड होता है पेनिट्रेट, मतलब किसी सरफेस पे जो पेनिट्रेट जिस टाइम के लिए रहता है टेस्ट पीस की सरफेस पर, उसको क्या बोलते हैं। उसको आप ड्वेल टाइम बोलोगे, सॉकिंग टाइम बोलोगे, फिक्सिंग टाइम बोलोगे, डेवलपमेंट टाइम बोलोगे, कौन सा टाइम बोलोगे। तो यहाँ पर भाई जो राइट ऑप्शन है वो है ड्वेल टाइम, उसको आप बोलोगे ड्वेल टाइम। तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। एक्सिस पेनिट्रेट रिमूवल इज अ 2-स्टेप प्रोसेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिट्रेट मेथड। देखो जो आपका एक्सिस पेनिट्रेट रिमूवल मेथड होता है वो एक 2-स्टेप प्रोसेस होता है। अब वो इनमें से कौन सा पेनिट्रेट मेथड होता है वो आपको बताना है। वाटर वॉशेबल और आपका पोस्ट इमल्सिफाइबल, सॉल्वेंट रिमूवल, लिक्विड ऑक्सीजन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर भाई जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका पोस्ट इमल्सिफाइबल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A developer adds penetrate bleed out because of adequate removal of excess penetrate, providing a contrasting background for visible dye indication, capillary action, proper emulsifier action। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा भाई यहाँ पर कैपिलरी एक्शन। तो भाई कैपिलरी एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। इन द सॉल्वेंट रिमूवल पेनिट्रेट प्रोसेस एक्सेस पेनिट्रेट इज रिमूव्ड विद। आपका जो सॉल्वेंट रिमूवल पेनिट्रेट प्रोसेस होती है उसमें जो एक्सेस पेनिट्रेट होता है वो किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, वाटर स्प्रे के द्वारा या हाइड्रोफिलिक स्क्रबर के द्वारा या सॉल्वेंट स्प्रे के द्वारा या क्लीन लिंट फ्री टॉवल स्लाइटली मॉइस्चर्ड विद सॉल्वेंट।
ये बताना है। तो भाई यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्लीन लिंट फ्री टॉवल स्लाइटली मॉइस्चर विद सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटर वेस्ट बैट डेवलपर इज अप्लाइड। जो वाटर वेस्ट बैट डेवलपर होता है वो अप्लाई किया जाता है इमीडिएटली बिफोर रिमूवल ऑफ एक्सेस पेनिट्रेट, इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सेस पेनिट्रेट, मतलब कब आपका अप्लाई किया जाता है ये बताना है। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सेस पेनिट्रेट। मतलब वाटर बेस्ड बैट डेवलपर का यूज कब करते हैं, जब आप एक्सेस पेनिट्रेट को सरफेस से हटाने के तुरंत बाद आप भाई वाटर आप इसका बैट डेवलपर का अप्लाई यूज करते हैं या उस पर आप अप्लाइड करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नॉन एक्वेस बैट डेवलपर इज अप्लाइड, ये बताना है। तो भाई यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आफ्टर द एक्सेस पेनिट्रेट इज रिमूव्ड एंड पार्ट सरफेस इज ड्राइड। देखो उसमें तो हम तुरंत करते थे, लेकिन इसमें हम वेट करते हैं कि आपका जो पार्ट सरफेस है वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। तो क्योंकि यहाँ पर फर्क इतना है कि ये आपका नॉन इक्वेस है यहाँ, क्योंकि ये नॉन इक्वेस है इसलिए जब तक पार्ट ड्राई नहीं होगा तब तक आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये ध्यान में रखना आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ड्राई डेवलपर इज अप्लाइड। ड्राई डेवलपर कब अप्लाइड किया जाता है, जैसे वहाँ एक्वेस नॉन एक्वेस, अब यहाँ पर ड्राई डेवलपर की बात की गई है। तो भाई ड्राई डेवलपर आपका यूज किया जाता है आफ्टर ड्राइंग ऑफ अ पार्ट का ड्राई होने के बाद आप ड्राई डेवलपर का यूज करते हैं। भाई ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से एक बार खुद पढ़ना यार और खुद ऑप्शन लगाना। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप खुद से एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे ना और खुद समझने की कोशिश करोगे तो जल्दी समझ में आएगा। टाइपिकल रेंजेस ऑफ इमल्सीफायर ड्वेल टाइम्स आर। जो ड्वेल टाइम्स है उसकी कितनी टाइम पीरियड है वो बताना है आपको। 5 to 10 मिनट, 30 सेकेंड टू 1 मिनट, 1 मिनट टू 3 मिनट, 5 to 10 मिनट। तो भाई यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 to 3 मिनट। तो ऑप्शन सी आपका भाई यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्चुअल इमल्सिफिकेशन टाइम्स आर डिटरमाइंड बाई। एक्चुअल इमल्सिफिकेशन टाइम होता है वो किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर भाई आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है। आप एक बार ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपके ऑप्शंस ए एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग टेक्निक क्वालिफिकेशन, सेकंड वन मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन, कोड रिक्वायरमेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो भाई आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है वो बताना है। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग टेक्निक क्वालिफिकेशन। तो ऑप्शन ए भाई यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। द कलर ऑफ फ्लोरोसेंट पेनिट्रेट अंडर द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है। तो आपको कलर बताना है। तो भाई यहाँ पर जो आपका कलर होता है वो होता है येलो ग्रीन। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्शन इज नेसेसरी इफ द पेनिट्रेट इज इनवर्टेंटली अलाउड टू ड्राई ऑन द टेस्ट पीस। नेक्स्ट ऑप्शन है भाई रिपीट द टेस्ट बिगिनिंग विद द प्री क्लीनिंग ऑपरेशन। यहाँ पर आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। एक बार आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। व्हाट एक्शन इज नेसेसरी, कौन सा एक्शन नेसेसरी है इफ द पेनिट्रेट इज इनवर्टेंटली अलाउड टू ड्राई ऑन द टेस्ट। अब भाई ऑप्शंस पढ़ सकते हो, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई वो होगा आपका ऑप्शन ए रिपीट द टेस्ट बिगिनिंग विद द प्री क्लीनिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट मैक्सिमम वाटर रेंज pressure is considered safe for removal of excess penetrate in the water washable penetrate process as low pressure is possible। यहाँ पर 50 psi मैक्सिमम टू 200 psi मैक्सिमम टू 500 psi। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो भाई आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एज लो आ प्रेशर एज पॉसिबल। जितने कम से कम हम लो प्रेशर रख सकें, मैक्सिमम हम 50 प्रेशर रख सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि हमें मेंटेन कितना करना है, लो करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर भाई आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर
ड्यूरिंग द वाटर रेंज स्टेप ऑफ द वाटर वॉशेबल पेनिट्रेट प्रोसेस, व्हाट इज द डिजायर्ड एंगल ऑफ द स्प्रे टू द सरफेस। तो डिजायर्ड एंगल बताना है यहाँ पर आपको। तो भाई जो आपका एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका भाई राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ द इमल्सीफायर इज डिजाइन टू बी यूज्ड एज अ स्क्रबर। स्क्रबर की तरह स्क्रबर के लिए कौन सा इमल्सीफायर का प्रकार यहाँ पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ये सारे यहाँ पर इमल्सीफायर के ही टाइप्स हैं। तो भाई यहाँ पर जो हाइड्रोफिलिक होता है वो यहाँ पर भाई राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर बेस्ड स्क्रबर, हम पहले इसे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट क्लीनिंग इज स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन। जो आपकी पोस्ट क्लीनिंग होती है वो स्पेशली इंपॉर्टेंट कब होती है वो बताना है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। आपका भाई जो राइट ऑप्शन है वो है भाई यहाँ पर ऑप्शन डी, द टेस्ट ऑब्जेक्ट विल बी यूज्ड इन अ लिक्विड ऑक्सीजन इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, व्हेन यूजिंग अ हाइड्रोफिलिक इमल्सीफायर द अमाउंट ऑफ पेनिट्रेट रिमूवल इज मोस्ट अफेक्टेड बाई सॉल्यूशन स्ट्रेंथ एंड टाइम ऑफ स्प्रे, पेनिट्रेट ड्वेल टाइम, इमल्सीफायर ड्वेल टाइम, एडिक्वेंसी ऑफ प्री क्लीन। यहाँ पर भाई जो राइट ऑप्शन है आपका वो है सॉल्यूशन स्ट्रेंथ एंड टाइम ऑफ स्प्रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर भाई, इफ मर्करी वेपर आर्क ब्लैक लाइट इज inadvertently burned off, how soon may it be restarted। तुरंत हो जाती है, 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है, कितना टाइम लगता है वो बताना है। तो भाई इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 10 मिनट, ऑप्शन सी इसका राइट है। अब भाई नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अभी ये यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, या टेस्टिंग को आप इंस्पेक्शन भी बोल सकते हैं। तो अब इस पार्ट के भाई हमें क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने हैं। भाई इस पार्ट के 30 के समथिंग एमसीक्यू है, उसको आप डिस्कस कर लोगे, उसके बाद आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। भाई यूनिट सेकंड ही थोड़ी बड़ी यूनिट है और यूनिट में थोड़े क्वेश्चन हम कम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट है। अब ने इसका एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इज मोस्ट likely to find subsurface discontinuities in। अब आप ऑप्शन खुद पढ़िए भाई और आप सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। तो भाई यहां पर जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉफ्ट स्टील विद हाई परमेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Which of the following is not an advantage of magnetic particle testing। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का मतलब कौन सा एडवांटेज नहीं है वो बताना है। सबसे पहले ऑप्शन है फास्ट एंड सिंपल टू परफॉर्म, की फास्ट होती है, सिंपल होती है परफॉर्म करने में। कैन डिटेक्ट डिसकॉन्टिन्यूटीज फिल्ड विद फॉरेन मटेरियल्स, मोस्ट रिलायबल फॉर फाइंडिंग सरफेस क्रैक्स इन ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, वर्क्स वेल थ्रू अ थिन कॉट ऑफ पेंट। तो देखो ये इनमें से 3 एडवांटेज हैं लेकिन एक नहीं है, वो बताना है। तो भाई यहाँ पर मोस्ट रिलायबल फॉर फाइंडिंग सरफेस क्रैक्स इन ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, ऐसा नहीं है कि हर टाइप में ये भाई क्रैक फाइंड कर ले, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा, वो इसका एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ लिमिटेशन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, तो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, द एबिलिटी टू डिटेक्ट डिसकॉन्टिन्यूटीज फिल्ड विद फॉरेन मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव एनडीटी मेथड फॉर लोकेटिंग सरफेस क्रैक्स इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होती है, रेडियोग्राफिक होती है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, लिक्विड पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग। कि आपकी जो मोस्ट इफेक्टिव एनडीटी मेथड है किसके लिए, लोकेट करने के लिए, किसी सरफेस पे क्रैक्स हैं उसको लोकेट करने के लिए, और कौन से मटेरियल होना चाहिए, जिस सरफेस को आप कर रहे हो वो सरफेस होनी चाहिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। मतलब कि अगर कोई सरफेस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की है तो उसमें जो क्रैक्स को सबसे अच्छी तरह से जो लोकेट कर सकता है वो मेथड आपका कौन सा मेथड होता है ये बताना है। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के बारे में पढ़ भी रहे हैं, तो ऑप्शन सी भाई आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग में कॉज मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट इंडिकेशन। आपके ऑप्शंस हैं, आप भाई ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, फिर आप खुद अपने माइंड में आंसर कीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें क्वेश्चन सही है। सबसे पहला ऑप्शन है आ जॉइंट बिटवीन टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑफ डिफरेंट परमेबिलिटी। सेकंड है आ श्रिंक फिट जॉइंट इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड वन आ ब्रेस जॉइंट इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है भाई कौन सा इसमें राइट है। तो भाई इसमें जो राइट है ये सारे ही इसमें राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी आपका भाई यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अ डिसकंटिन्यूटी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मटेरियल इज कॉल्ड। जो आपका डिसकंटिन्यूटी आती है जब आप सॉलिडिफिकेशन कर रहे हो किसी भी मोल्टन मटेरियल मेटल का, जैसे कि कोई मेटल है जो कि मोल्टन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, अब उसको सॉलिडिफाई किया जा रहा है, अब उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, तो अब बताना है कि उसको क्या बोला जाता है, इनहेरिएंट बोला जाता है, प्रोसेस बोला जाता है, सर्विस बोला जाता है या नन ऑफ द अबव। तो भाई इसको इनहेरिएंट बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका भाई यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप वुड बी क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके, आप एक बार ऑप्शंस पढ़ के खुद आंसर लगाइए क्या इसका राइट होगा, फिर मैं बताता हूं आपको। यहां पर ऑप्शन ए इनहेरेंट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ सीम वुड बी क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इनहेरेंट, प्रोसेस, सरफेस या नन ऑफ द अबव। अब आपको ये बताना है भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा प्रोसेसिंग। तो आपका राइट आंसर भाई क्या होगा, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अ लैमिनेशन इन स्टील प्लेट वुड बी क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ऑप्शंस आर इनहेरेंट, प्रोसेसिंग, सर्विस या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है भाई वो होगा प्रोसेसिंग। अब भाई यहाँ मैं हर क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार अगर हम हर क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी होगी, और यार आप सब बीटेक कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश तो अच्छी होगी ही होगी, तो इतना भाई हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना इतना ज़रूरी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटरनल रैप्चर कॉज्ड बाई वर्किंग स्टील एट इम्प्रॉपर टेम्परेचर इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर लैप, कोल्ड शट, फॉर्जिंग बर्स्ट, स्लैग इंक्लूजन। तो यहाँ पर भाई जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका फॉर्जिंग बर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्रैक्स विच आर कॉज्ड बाई अल्टरनेटिंग स्ट्रेस अबव आ क्रिटिकल लेवल आर कॉल्ड। स्ट्रेस कोरिजन क्रैक्स, साइक्लिंग क्रैक्स, क्रिटिकल क्रैक्स, फटीग क्रैक्स। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फटीग क्रैक्स। भाई देखो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन वीडियो देख रहे हो ना आप इसको, तो वीडियो को पॉज कर दो, एक बार क्वेश्चन को खुद पढ़ो, खुद ऑप्शन देखो, फिर उसका खुद आंसर देने की कोशिश करो, गलत ही दो, नहीं आता गलत दो, और फिर वीडियो देखो, फिर देखो राइट आंसर कौन सा है, उससे भाई आपको वहां याद रहेगा एग्जाम में। अगर आप ऐसी नॉर्मली वीडियो देख रहे हो तो शायद आप भूल भी सकते हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्रैक्स विच आर कॉज्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड कोरिजन आर कॉल्ड। ऑप्शंस आर स्ट्रेस कोरिजन क्रैक्स, साइक्लिंग क्रैक्स, क्रिटिकल क्रैक्स या फटीग क्रैक्स। तो भाई यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है स्ट्रेस कोरिजन क्रैक्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा इनमें से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मटेरियल्स हैं एल्युमिनियम आयरन कॉपर निकल, कॉपर एल्युमिनियम सिल्वर, आयरन कोबाल्ट निकल। तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर भाई जो राइट ऑप्शन है वो है आपका आयरन कोबाल्ट निकल, मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई द रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स नेसेसरी टू रिमूव अ रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ टेस्ट पीस आफ्टर इट हैज बीन मैग्नेटिकली सैचुरेटेड इज कॉल्ड हिस्टेसिस, कोरेसिव फोर्स, डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, रिवर्स सैचुरेशन। तो यहाँ पर भाई जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कोरेसिव फोर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर एंड लीव अ मैग्नेट एट सैचुरेशन, एल डी रेशियो ऑफ ग्रेटर देन 4:1, फ्लक्स कंसंट्रेशन पॉइंट या पोल्स। तो आपको भाई जो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द ईज विद ई विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन अ टेस्ट पीस इज कॉल्ड रिलक्टेंस, रेटेंटिविटी,
परमेबिलिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो कौन सा यहाँ पर राइट होगा आपके अकॉर्डिंग वो बताना है। तो भाई यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परमेबिलिटी। अब भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपोजिशन टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। जो इस्टेब्लिशमेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड की उसका अपोजिशन बताना है। रिलक्टेंस है, रेटेंटिविटी है, परमेबिलिटी है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो भाई यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है रिलक्टेंस। उसको क्या बोलते हो आप? रिलक्टेंस बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिमेन मैग्नेटिक आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसे? रिलक्टेंस, रिटेंटिविटी, परमेबिलिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो वो बताना है। यहाँ पर भाई आपको जो ऑप्शन हो जाएगा राइट वो होगा रिटेंटिविटी। तो भाई आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि रिलक्टेंस किसे बोलते हैं, रिटेंटिविटी किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे बोलते हैं, परमेबिलिटी किसे बोलते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शंस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज कंटेन्ड कंप्लीटली विद द टेस्ट पीस इज कॉल्ड। कन्फाइंड फील्ड, लॉन्गिट्यूडनल फील्ड, सर्कुलर फील्ड या सैचुरेटेड फील्ड। तो भाई इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सर्कुलर फील्ड, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भाई यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अ सर्कुलर फील्ड। इनमें से कौन सा सर्कुलर फील्ड को प्रोड्यूस करता है? कॉइल, हेड शॉट, यॉक या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भाई जो राइट आंसर है वो है आपका हेड शॉट। तो बी ऑप्शन आपका भाई यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टेक्निक यूज टू फाइंड ट्रांसवर्स डिसकंटिन्यूटीज एट द एंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनली मैग्नेटाइज्ड वार बाय द यूज ऑफ ट्रांजिएंट करंट इज कॉल्ड। अ कॉइल टेक्निक, अ फास्ट ब्रेक टेक्निक, अ यूग टेक्निक या अ हेड शॉट। तो भाई यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा भाई बी। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अ फास्ट ब्रेक टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लीकेज फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन अ डिसकंटिन्यूटी इंटरप्ट द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लाइन एट द एंगल ऑफ। कितने एंगल पर वो आपको इंटरप्ट करे जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो बताना है आपको। तो यहाँ पर भाई जो राइट ऑप्शन है वो है आपका भाई 90 डिग्री। ऑप्शन सी आपका भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड ऑफ इंड्यूसिंग अ सर्कुलर फील्ड इन अ ट्यूब इज वाई आ। तो भाई यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सेंट्रल कंडक्टर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज जीरो एट। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो कब होती है वो बताना है। एक बार आप इन ऑप्शंस को पढ़िए फिर मैं आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताऊंगा। तो यहाँ पर भाई जो राइट ऑप्शन है आपका वो यहाँ पर हो जाएगा द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेटाइज्ड विद अ हेड शॉट, मतलब ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज हाईएस्ट एट। जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी होती है वो हाईएस्ट कब होती है तो वो बताना है। तो यहाँ पर भाई जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर द इनसाइड सरफेस ऑफ फेरोमैग्नेटिक ट्यूब मैग्नेटाइज्ड विद अ सेंट्रल कंडक्टर। जब आपकी फेरोमैग्नेटिक ट्यूब की जो इनसाइड सरफेस होती है जब उसको आप मैग्नेटाइज करोगे सेंट्रल कंडक्टर के साथ, तो क्या होगा भाई आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो राइट को आप डी टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन यूजिंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड। आप अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डीसी मेथड, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर आप डीसी नहीं बोलोगे क्योंकि वो डायरेक्ट करंट होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड जब आप यूज करते हो तो कौन सी कंसिडरेशन या कौन सी बातें आपको याद रखनी है? लिफ्टिंग पावर ऑफ द योक, कोयल डायमीटर, प्रिवेंटिंग आर्क बर्न्स, फील्ड स्ट्रेंथ एडजेसेंट टू द कोयल इनसाइडर डायमीटर। तो भाई यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिवेंटिंग आर्क बर्न्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पर भाई आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रॉड मेथड वुड बी मोस्ट सेंसिटिव टू क्रैक्स पैरेलल टू। जो आपका प्रॉड मेथड होता है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है क्रैक्स में, कब? वो ऑप्शन में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो भाई जब आपका पैरेलल होती हैं, जो पैरेलल टू द लाइन कनेक्टिंग टू द प्रॉड कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, मतलब ऑप्शन ए इसका भाई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन यूजिंग प्रॉड्स, जब हम प्रॉड्स का यूज करते हैं, आर्क वंस मे बी कॉल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग।
जो आपका आर्क होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है वो बताना है आपको। तो भाई जो आपका आर्क प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर डर्टी कॉन्टैक्ट टिप्स की वजह से हो सकता है, इनएडिक्वेट प्रेशर की वजह से हो सकता है, या टू लार्ज मैग्नेटिक करंट की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर ये ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो राइट करके आओगे वो होगा ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC करंट फॉर मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग पर्पज इज। जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है AC और DC करंट में किसके लिए, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के लिए, वो क्या होता है वो बताना है। तो यहाँ पर भाई ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर भाई जो राइट आंसर होगा वो होगा भाई इसका DC मैग्नेटिक फील्ड आर मोर पेनिट्रेटिंग। मतलब जो आपका DC मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होता है एज कंपेयर टू AC मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर भाई आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द स्किन इफेक्ट वुड बी मोस्ट नोटिसेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आ नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर कैरिंग आ 50 हर्ट्ज AC करंट। तो ऑप्शन डी भाई यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ DC करंट फॉर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इज मोटर जनरेटर, रेक्टिफाइड AC या स्टोरेज बैटरी, नन ऑफ द अबव। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रेक्टिफाइड AC। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फील्ड जनरेटेड इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विद AC करंट आर यूजफुल फॉर लोकेटिंग ऑल डिसकंटिन्यूटीज, सरफेस क्रैक्स, सब सरफेस डिसकंटिन्यूटीज या इंटरनल पोरोसिटी। तो भाई यहाँ पर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सब सरफेस क्रैक्स, मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो भाई हमने यूनिट सेकंड यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे भाई यूनिट थर्ड के बारे में। ठीक है, अब हम यूनिट थर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में बात करेंगे और आपकी यूनिट थर्ड का नाम है रेडियोग्राफिक मेथड। तो रेडियोग्राफिक मेथड के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई यूनिट थर्ड के हम MCQ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स आर नॉट यूज्ड इन इंडस्ट्रियल। इनमें से किस प्रकार की जो इंटेंसिफाई स्क्रीन होती है वो यूज नहीं की जाती है इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है लीड, फ्लोरोसेंट, सिल्वर हैलाइड या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। तो भाई यहाँ पर देखो लीड यूज की जाती है और आपका फ्लोरोसेंट, यहाँ पर भी फ्लोरोसेंट भी यूज किया जाता है, सिल्वर हैलाइड ऑल ऑफ द अबव। तो भाई यहाँ पर ये सिल्वर हैलाइड यूज नहीं की जाती है। तो ऑप्शन सी भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बेटाट्रॉन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्सरे इन व्हाट रेंज। जो बेटाट्रॉन्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं एक्सरे यूज करने में, कितनी रेंज तक कर सकते हैं वो बताना है आपको। तो भाई यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 50 to 500 keV। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटॉप नॉट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल यूज। इनमें से कौन सा आइसोटॉप आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं किया जाता इंडस्ट्रियल यूज के लिए। तो वो बताना है IR192, RA226, CO60 या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि तीनों ही आर्टिफिशियल प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 1/2 वैल्यू लेयर ऑफ LED फॉर इरिडियम 192 इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर भाई जो इरिडियम की आपकी 192 की 1/2 वैल्यू होती है लेयर की, वो होती है भाई 2 mm। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 वैल्यू लेयर ऑफ लीड फॉर कोबाल्ट 60 इज अप्रोक्सीमेटली। तो भाई कोबाल्ट 60 के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 12 mm। तो ऑप्शन ए यहाँ पर भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिल्म प्रोसेसिंग स्टेप इन विच द अनडेवलप्ड सिल्वर ब्रोमाइड इज रिमूव्ड फ्रॉम। तो भाई रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्म इमल्सन इज कॉल्ड। ऑप्शंस है यहाँ पर डेवलपमेंट, स्टॉप बाथ,
फिक्सिंग, रिंसिंग। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तो भाई यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेडिएशन प्रोड्यूसिंग डिवाइस विच इमिट्स रेडिएशन ऑफ वन और अ फ्यू discrete wavelength is an X-ray machine, a linear acceleration, gamma ray source, a betatron। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है a gamma ray source। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेंसिफाइंग एक्शन ऑफ लीड स्क्रीन इज कॉज्ड बाई। जो आपका इंटेंसिफाइंग लीड स्क्रीन का एक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? सेकेंडरी एक्सरे इमिशन की वजह से होता है, सेकेंडरी गामा रे इमिशन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन की वजह से होता है, या फ्लोरोसीन ऑफ लीड स्क्रीन्स की वजह से होता है? तो भाई यहाँ पर जो आपका इंटेंसिफाई एक्शन होता है लीड स्क्रीन का वो आपका इलेक्ट्रॉन इमिशन की वजह से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भाई राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब इज कन्वर्टेड इनटू। जो आपकी एक्सरे ट्यूब है उसकी जो एनर्जी होती है वो अप्लाइड होती है जब, तो वो किस में कन्वर्ट होती है? एक्सरेज में होती है, या लाइट में होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में होती है? तो भाई जो आपकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी होती है एक्सरे ट्यूब की वो कन्वर्ट होती है भाई आपकी हीट में। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रेडियोग्राफी ऑफ ट्यूबुलर सेक्शन यूजिंग अ डबल वॉल डबल व्यूइंग टेक्निक इज मेनली एप्लीकेबल टू सेक्शंस। जो रेडियोग्राफी होती है आपकी ट्यूबुलर सेक्शंस की जो कि यूज की जाती है डबल वॉल डबल व्यूइंग टेक्निक के लिए, वो भाई मेनली किस सेक्शन के लिए एप्लीकेबल होती है? आपकी ओवर 38 mm इन डायमीटर के लिए, या 88 mm इन डायमीटर और लेस, 125 mm इन डायमीटर एंड लेस, अंडर 25 mm इज इन डायमीटर। तो भाई यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा 88 इन डायमीटर और लेस। आपका डायमीटर या तो 88 mm होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी है वो भाई राइट हो जाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ पैकेजिंग फिल्म। जो आपके पैकेजिंग फिल्म के लिए मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाला मेथड कौन सा है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल सीट फॉर यूज इन कैसेट्स, रोल्स, प्री पैकेज्ड, या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। इंडिविजुअल सीट्स फॉर यूज इन कैसेट्स मतलब ये जितने भी मेथड हैं ये सभी पैकेजिंग फिल्म के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इज पार्टिक्यूलेट। इनमें से कौन से टाइप का रेडिएशन आपका पार्टिक्यूलेट होता है? एक्स होता है, गामा होता है, अल्फा होता है। क्योंकि रेडिएशन तीन प्रकार की होती हैं, एक्स रेडिएशन, गामा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन। तो भाई जो पार्टिक्यूलेट रेडिएशन होती हैं भाई वो होती हैं आपकी अल्फा रेडिएशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट स्कैटर्ड रेडिएशन विच एडवर्सली अफेक्ट द रेडियोग्राफिक इमेज क्वालिटी ओरिजिनेट। जो आपकी इमेज क्वालिटी होती है, जो रेडियोग्राफी इमेज क्वालिटी होती है जिसको वो अफेक्ट करती हैं, वो कौन सी रेडिएशन होती हैं, किस तरह से वो स्कैटर्ड करती हैं? फ्रॉम फ्लोर्स एंड वॉल्स एडजेसेंट टू द टेस्ट सरफेस, टेस्ट पीस, या उसके बाद है फ्रॉम अदर नियर बाई ऑब्जेक्ट, या फ्रॉम द टेस्ट पीस इटसेल्फ, या फ्रॉम द लीड इंटेंसिफाई स्क्रीन। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रॉम फ्लोर्स एंड वॉल्स एडजेसेंट टू द टेस्ट पीस। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इफेक्ट ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज टू। जो आपका स्कैटर्ड रेडिएशन होता है उसका जो अफेक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? डिक्रीज रिक्वायर्ड एक्सपोजर टाइम, या डिमिनिश कॉन्ट्रास्ट, डिटेल एंड क्लियरिटी ऑफ रेडियोग्राफिक इमेज, या आपका डिक्रीज फिल्म डेंसिटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई इसका आंसर आपको बताना है। एक बार आप क्वेश्चन दोबारा से पढ़ सकते हैं, एन इफेक्ट ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज टू। तो भाई इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डिमिनिश कॉन्ट्रास्ट, डिटेल्स एंड क्लियरिटी ऑफ रेडियोग्राफिक इमेजेस। तो ऑप्शन बी भाई इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the most important factor in determining the archival quality of radiographic film। जो आपकी भाई रेडियोग्राफिक फिल्म होती है जो उसकी एक आपकी क्वालिटी होती है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है? फिल्म डेंसिटी, या इमेज क्वालिटी, या आपके जो ये सी एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको बताना है। तो भाई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिग्री ऑफ रिमूवल ऑफ फिक्सर रेजिड्यू ड्यूरिंग बॉसिंग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका, रेडियोग्राफिक एनलार्जमेंट टू डिस्टिंग्विश स्मॉल डिफेक्ट इज पॉसिबल। रेडियोग्राफिक एनलार्जमेंट टू डिस्टिंग्विश स्मॉल इफेक्ट इज पॉसिबल ओनली व्हेन विद अ स्मॉल सोर्स और फोकल स्पॉट साइज रेडिएशन सोर्स रूटीनली, और सी ऑप्शन है विद मोर सोर्स एंड नेवर। तो इसका आपको आंसर बताना है और इसका आंसर होगा भाई ओनली विद अ वेरी स्मॉल सोर्स और फोकल स्पॉट साइज रेडिएशन सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आ डिटर्मिनेंटल इफेक्ट ऑफ फ्लोरोसेंट स्क्रीन माइट बी। जो आपका डिटर्मिनेंटल इफेक्ट होता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन का वो क्या हो सकता है? हाई डेफिनेशन, स्क्रीन मॉडल, नॉन लीनियर अटेंसुएशन या डिस्प्लेस्ड कॉर इफेक्ट। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है और इसका भाई यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, स्क्रीन मॉडल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका, द पेनिट्रेटिंग पाउडर ऑफ एन एक्सरे मशीन इज इंडिकेटेड बाई। जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है एक्सरे मशीन की वो किसके द्वारा इंडिकेट की जाती है? तो यहाँ पर मिलियम पर्ज, ट्यूब वोल्टेज, फिलामेंट करंट, एनोड करंट, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। और भाई इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ट्यूब वोल्टेज। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिक्यूलेशन में बी द रिजल्ट ऑफ। रेटिक्यूलेशन किसका रिजल्ट है? इनएडिक्वेट एजिटेशन ऑफ फिल्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट, या इनएडिक्वेट वाटर रिंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, या यूजिंग एक्सहॉस्टेड स्टॉप बाथ सॉल्यूशन, और डी ऑप्शन है डेवलपिंग सॉल्यूशन नॉट मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर। तो भाई 19 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डेवलपिंग सॉल्यूशन नॉट मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा है यहाँ पर आपका, द मेन एडवांटेज ऑफ हैविंग स्मॉल फोकल स्पॉट ऑन एन एक्सरे ट्यूब इज। जो आपका मेन एडवांटेज होता है, जो आपका एक्सरे पर फोकल स्पॉट जो स्मॉल होता है उसका मेन एडवांटेज क्या होता है वो बताना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, आप एक बार ऑप्शन को खुद पढ़िए फिर मैं आपको राइट ऑप्शन बताता हूँ। तो भाई यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है अ स्मॉल फोकल स्पॉट अलाउज शार्पर रेडियोग्राफिक इमेज देन डज अ लार्जर फोकल स्पॉट। तो ऑप्शन डी आपका भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोबाल्ट 60 इज प्रोड्यूस्ड बाई। कोबाल्ट 60 कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो भाई कोबाल्ट 60 जो आपका प्रोड्यूस किया जाता है वो किया जाता है न्यूट्रॉन कैप्चर्ड बाई द कोबाल्ट 59। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर आइसोटॉप्स गामा रेडिएशन इंटेंसिटी इज डिटरमाइंड बाई। जो आपकी देखो एक किसी भी पर्टिकुलर आइसोटॉप के लिए जो गामा रेडिएशन इंटेंसिटी डिटरमाइन की जाती है वो किसके बेसिस पर डिटरमाइन की जाती है? टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स यूज्ड, या एनर्जी लेवल ऑफ गामा रेज इन सोर्स स्ट्रेंथ इन क्वेरीज, या नन ऑफ द अबव। तो भाई यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोर्स स्ट्रेंथ इन क्वेरीज। इसके बेसिस पे भाई आप क्या करते हो? गामा रेडिएशन इंटेंसिटी को डिटरमाइन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी ट्रू टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ रेडियोग्राफी शार्पनेस। आपके ऑप्शंस आपके पास हैं, आप देख सकते हो, एक बार पढ़ के देखिए फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। भाई इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ आपकी जो रेडियोग्राफी शार्पनेस है या उसकी आप डेफिनेशन बोलते हो, जो रेडियोग्राफी डेफिनेशन है उसको हाईएस्ट लेवल तक अचीव करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? तो द फोकल स्पॉट शुड बी स्मॉल एज प्रैक्टिकेबल। तो भाई ये भी सही है कि फोकल स्पॉट आपका स्मॉल होना चाहिए। द फोकल स्पॉट टू टेस्ट पीस डिस्टेंस शुड बी लार्ज एज प्रैक्टिकेबल, ये भी सही है। द फिल्म टू टेस्ट पीस डिस्टेंस शुड बी स्मॉल एज प्रैक्टिकेबल। भाई इसमें ये तीनों सही है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, थिकर मटेरियल वुड नॉर्मली बी इंस्पेक्टेड यूजिंग। जो आपका थिकर मटेरियल होता है
वो नॉर्मली एक्सपेक्टेड के लिए यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं थिकर मटेरियल में? लोअर KB एक्स रेज, हायर MA एक्स रेज, या हायर KB एक्स रेज, या लोअर MA एक्स रेज। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हायर KB एक्स रेज। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम फॉर आ पेनिट्रीमीटर। पेनिट्रीमीटर का अनदर नेम बताना है। तो जो भाई पेनिट्रीमीटर का जो एक दूसरा नाम होता है वो होता है इमेज क्वालिटी इंडिकेटर, क्योंकि ये हमारा एक इमेज क्वालिटी इंडिकेटर होता है, इसको हम पेनिट्रीमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट स्पॉट टेस्ट कैन बी यूज। तो आपका जो सिल्वर निट्रेट स्पॉट टेस्ट होता है वो कैसे यूज करते हैं? चेक द फिल्म, किसके लिए यूज किया जाता है? चेक द फिल्म और फिल्म क्वालिटी, जो आपकी फिल्म क्वालिटी होती है उसकी फिल्म चेक करने के लिए, या चेक फॉर अंडर डेवलप्ड फिल्म, चेक फॉर फिल्म आर्टिफैक्ट्स, या ऑल ऑफ द अबव आंसर आर करेक्ट। या इनमें से जितने भी सभी ऊपर दिए हुए आंसर सही हैं तो वो बताना है आपको। तो भाई यहाँ पर 27 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द डिफरेंस इन डेंसिटीज सीन ऑन अ रेडियोग्राफी ड्यू टू सेक्शन चेंजेस इन एन आइटम इज। आप एक बार इनके ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूं। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई यहाँ पर फिल्म कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। इसका ऑप्शन सी भाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ फिल्म वुड एग्जिबिट द कोरिएसेस्ट ग्रेन, स्लो, मीडियम, फास्ट, या नो डिफरेंस इन ग्रेन साइज? ये बताना है आपको। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है फास्ट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एडवांटेज ऑफ अ गामा रे सोर्स। गामा रे सोर्स का एडवांटेज बताना है। ऑप्शंस हैं रेडिएशन मे बी टर्न्ड ऑन और ऑफ एट विल, आउटसाइड पावर इज नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड, लेस शील्डिंग इज रिक्वायर्ड देन फॉर एक्सरे, या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई जो आउटसाइड पावर होती है वो नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं होती है, इन सम केसेस ही होती है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हायर एक्सरे ट्यूब वोल्टेज रिजल्ट्स इन। जो हायर एक्सरे ट्यूब वोल्टेज होते हैं उनका क्या रिजल्ट होता है वो बताना। शॉर्टर वेवलेंथ एक्सरे होता है, लेस पेनिट्रेटिंग एक्सरे होता है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है शॉर्टर वेवलेंथ एक्सरेज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a casting flow which is formed when two mass of the molten metal flowing from different direction flow together but fail to fuse is called। तो भाई इसका ऑप्शन है a hot gas, shrinking, a cold crack, a cold shut। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोल्ड शट। एक्सरे आज प्रोड्यूस्ड बाई। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, द रैपिड डीएसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ अनस्टेबल एटम, या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई जो आपके एक्सरे होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से नहीं किए जाते। द रैपिड डीएसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ये आपका बी ऑप्शन भाई सही होगा। रैपिड डीसेलरेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर भाई डीएसेलरेशन है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। जो रैपिड डीएसेलरेशन होता है इलेक्ट्रॉन का उसकी वजह से भाई क्या होता है, एक्सरे आपके प्रोड्यूस होते हैं, एक्स रेज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीड स्क्रीन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फंक्शन किसका है? लीड स्क्रीन का, वो बताना है। तो टू रिड्यूस जियोमेट्रिक अनशार्पनेस, टू इंक्रीज स्केटर, टू रिड्यूस एक्सपोजर टाइम, ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कौन सा सही है। तो रिड्यू भाई इसका जो यूज होता है लीड स्क्रीन का वो हमेशा यूज किया जाता है कि जो आपका एक्सपोजर टाइम होता है उसको कम करने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ सिल्वर नाइट्रेट स्पॉट टेस्ट माइट बी यूज्ड। जो आपका सिल्वर नाइट्रेट स्पॉट टेस्ट है वो किसके लिए यूज किया जाता है? सबसे पहले चेक फॉर अचीवल फिल्म क्वालिटी, उसके बाद है चेक फॉर आउट ऑफ डेट फिल्म, चेक फॉर सिंगल वर्सेस डबल इमल्सन फिल्म, एनी ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर बताना है। तो भाई चेक फॉर अचीवल फिल्म क्वालिटी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ लीनियर एसेलरेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्सरे हैविंग एनर्जी इन द रेंज ऑफ। आपका लीनियर एसेलरेशन यूज किया जाता है एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसकी एनर्जी कितने रेंज की होती है ये बताना है आपको।
तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, तो ए ऑप्शन है सेवरल MEV या 50 to 500 KeV या 500 to 1000 KeV या 0 to 50 KeV। तो भाई इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेवरल MEV, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हाउ इज द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन कंपेयर टू द प्राइमरी बीम, आपकी जो वेवलेंथ होती है स्कैटर्ड रेडिएशन की उसको आप प्राइमरी बीम से कैसे कंपेयर करते हो वो बताना है आपको यहाँ पर भाई। इसका राइट आंसर तो पहला ऑप्शन है लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ द प्राइमरी बीम, और भाई यही स्टेटमेंट फर्स्ट वन ही इसका राइट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूइंग कंडीशन इज मोस्ट डिजायरेबल फॉर इंटरसेप्टिंग रेडियोग्राफी फिल्म। तो यहाँ पर ब्राइटनेस ऑफ सराउंडिंग अप्रॉक्सीमेटली सेम इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रेडियोग्राफी, और भाई यही एक मोस्ट डिजायरेबल कंडीशन होती है आपकी रेडियोग्राफी फिल्म के लिए, तो ऑप्शन ए ही इसका भाई राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन होल रेडियोग्राफी वुड बी यूज्ड टू, पिन होल वीडियोग्राफी आपकी किसके लिए यूज की जाती है ये पूछा गया है। मेक हाई क्वालिटी रेडियोग्राफ्स फॉर क्रिटिकल इंस्पेक्शन, ये नहीं है। डिटरमाइन फोकल स्पॉट साइज, तो हाँ भाई जो आपकी पिन होल रेडियोग्राफी है वो फोकल स्पॉट साइज को डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट डार्क लाइन इन द सेंटर ऑफ द फिल्म ऑफ बेल्ट कैप वुड प्रोबेबली बी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पोरोसिटी या आपका अंडर कट टंगस्टन इंक्लूजन नहीं होगा। अ लीनियर क्रैक, अ स्ट्रेट डार्क लाइन इन द सेंटर ऑफ फिल्म ऑफ बेल्ट कैप वुड प्रोबेबली, तो भाई इसका लीनियर क्रैक ऑप्शन डी इसका भाई राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नेसेसरी टू डिजॉल्व द अंडरकैंड सिल्वर सॉल्ट क्रिस्टल इन द फिल्म इमल्सन, डेवलपिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग या नन ऑफ द अबव, तो भाई इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फिक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट एनर्जी एक्सरे मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू हैव पेनिट्रेटिंग पावर इक्विवेलेंट टू कोबाल्ट 60 सोर्स, 600 KeV या 1.2 MeV, 2 MeV या नन ऑफ द अबव, आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 1.2 MeV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल रेंज ऑफ स्टील दैट इज रेडियोग्राफ्ड यूजिंग IR 192 इज, आपको रेंज बतानी है स्टील की जो जिसके लिए रेडियोग्राफी हम यूज करते हैं, कौन सी, IR 192, तो वो किस रेंज तक यूज की जाती है उसकी नॉर्मल रेंज बतानी है स्टील के लिए। तो भाई यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये हम एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं शायद, 25 to 75 mm। The focal spot size of an X-ray machine must be known in the order to determine the geometric unsharpness, kilovoltage peak output, required MA setting, exposure time। यहाँ पर आपको फोकल स्पॉट साइज ऑफ एन एक्सरे मशीन मस्ट बी नॉन एज, आपका जो फोकल स्पॉट साइज है एक्सरे मशीन का उसको और क्या बोला जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर भाई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका टू ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे इंटेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ, एक्सरे इंटेंसिटी किसका फंक्शन होता है, कैथोड करंट का होता है, स्टेप डाउन रेशियो ऑफ फिलामेंट ट्रांसफॉर्मर का होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द टेस्ट पीस, साइज ऑफ द एनोड किसका होता है ये आपको बताना है। तो भाई इसका जो एक्सरे इंटेंसिटी होता है वो किसका फंक्शन होता है, भाई ये होता है कैथोड करंट का, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। What is the minimum age in years at which a person may perform radiography, मतलब कम से कम कितनी एज होनी चाहिए अगर कोई बंदा परफॉर्म कर रहा है रेडियोग्राफी को, तो भाई इसका ऑप्शन बी 18 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका, आ डेंसिटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स, जो डेंसिटोमीटर होता है वो क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ये पूछा गया है सिंपली आपसे। तो भाई जो डेंसिटोमीटर है वो यूज करने के लिए किया जाता है रेडियोग्राफी डेंसिटी, डेंसिटोमीटर रेडियोग्राफिक डेंसिटी, बहुत आपस में रिलेट कर रहा है तो आप आराम से इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू यूज फॉर कैलकुलेटिंग ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस इफ एफ इक्वल टू फोर्स साइज, टी इक्वल टू स्पेसिमेन थिकनेस, डी इक्वल टू सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड यूजी इक्वल टू ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस। ये आपको भाई कुछ वैल्यू मतलब ये आपको इंडिकेटर्स दे रखे हैं और आपको किसका फॉर्मूला बताना है, करेक्ट फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस।
ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला बताना है। तो भाई इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है UG इक्वल टू FT/D। तो ऑप्शन सी इसका भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेटिंग एजेंट इज यूज्ड इन फिल्म प्रोसेसिंग टू। आपका जो वेटिंग एजेंट होता है वो यूज किया जाता है फिल्म प्रोसेसिंग में। मोर क्लोजली कंट्रोल डेवलपमेंट, वी हैव प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ वाटर मार्क्स ड्यूरिंग द ड्राइंग स्टेज, रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल्स इन द डेवलपर सॉल्यूशन, या रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल्स इन द फिक्सर। तो 49 का जो भाई राइट ऑप्शन है वो है प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ वाटर मार्क्स ड्यूरिंग द ड्राइंग स्टेज। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ। फिल्म इंटेंसीफाइंग स्क्रीन्स आर नॉर्मली यूज्ड टू। जो फिल्म इंटेंसीफाइंग स्क्रीन होती है वो नॉर्मली किसके लिए यूज की जाती हैं? डिक्रीज एक्सपोजर टाइम, या इंक्रीजिंग ग्रेन साइज, शील्डेड फिल्म फ्रॉम स्ट्रे लाइट, या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है डिक्रीज एक्सपोजर टाइम। अगर हम फिल्म इंटेंसीफाइंग स्क्रीन का यूज करते हैं क्योंकि एक्सपोजर टाइम कम हो सके इसलिए हम करते हैं। A radiation producing device which emits a broad spectrum of wavelength is a gamma ray source, an X-ray machine, a Ziegler Mueller tube, a Curie tube। इसका ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो भाई इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एन एक्सरे मशीन। Which of the following represent type of radiation stemming from radioactive decay? अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा डेल्टा, एक्स रो, सिग्मा सिग्मा गामा बीटा, ये बताना है। तो भाई अल्फा बीटा गामा, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये आपको जरूर पता होगा। तो भाई यहाँ पर आपकी थर्ड यूनिट अब खत्म होती है, आपकी सेकंड खत्म हो चुकी है, थर्ड यूनिट के सारे एमसीक्यू हो चुके हैं। अभी हम यूनिट स्टार्ट करेंगे भाई फोर्थ। अब हम फोर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर भाई देखेंगे। तो चलिए अब हम फोर्थ के एमसीक्यू देख लेते हैं। और भाई फोर्थ जो यूनिट है उसका नाम है भाई, फोर्थ यूनिट की आपका नाम है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड। तो अब इसमें जो आपकी एनडीटी थी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग थी, अब इसकी जो फोर्थ यूनिट है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड। अब इसके एमसीक्यू देखेंगे और भाई इसके टोटल एमसीक्यू हैं 51। तो चलिए वन बाई वन अब हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द डाइवर्जेंस ऑफ एन अल्ट्रासोनिक बीम इज डिपेंडेंट ऑन। जो आपका अल्ट्रासोनिक बीम का डाइवर्जेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंडेंट रहता है वो बताना है। तो भाई वो आपका ट्रांसड्यूसर वेवलेंथ और डायमीटर पे डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज इंसिडेंटेड अपॉन ऑन इंक्लाइन इंटरफेस बिटवीन 0 डिग्री एंड फर्स्ट क्रिटिकल एंगल। जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है जब वो इंसिडेंट होती है किस पर, इंक्लाइन इंटरफेस पर बिटवीन 0 डिग्री एंड फर्स्ट क्रिटिकल एंगल। तो आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट बताना है, वो बताना है कि कौन सा इसमें से राइट है। जैसे कि साउंड बीम इज टोटली रिफ्लेक्टेड, जो आपकी साउंड बीम होती है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, या ओनली सीयर वेव आर प्रोड्यूस इन द सेकंड मटेरियल, ये बताना है। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है सीयर वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव आर प्रोड्यूस इन द सेकंड मटेरियल। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल इन सर्च यूनिट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव इज कॉल्ड। जो आपका पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है भाई वो आपका सर्च यूनिट में यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो कौन सा पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भाई यहाँ पर वैकिंग मटेरियल, दूसरा है ल्यूसिड वेज, तीसरा है ट्रांसड्यूसर एलिमेंट और क्रिस्टल, और उसके बाद है कपलैंड। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांसड्यूसर एलिमेंट और क्रिस्टल। तो ऑप्शन सी यहाँ पर भाई इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज इंसिडेंट अपॉन एन इंक्लाइन इंटरफेस। जब आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो इंसिडेंट किस पे होती है, इंक्लाइन इंटरफेस पर, एंड इज रिफ्रैक्टेड एट 90 डिग्री, और वो 90 डिग्री पे क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट लॉन्गिट्यूडनल वेव इज कॉल्ड। उस जो इंसिडेंट का एंगल होता है, लॉन्गिट्यूडनल इंसिडेंट एंगल होता है, उसको आप क्या बोलते हैं वो बताना है। तो भाई यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा द फर्स्ट क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, मतलब कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड बीम passes through an acoustic interface at some angle other than 0 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड मोड कन्वर्जन विल अकर। Which of the following can be source of spurious ultrasonic signal? यहाँ पर स्प्यूरियस अल्ट्रासोनिक सिग्नल का सोर्स बताना है, कौन सा सही है। तो भाई जो इसका जो सही स्टेटमेंट है वो है आपका सरफेस रफनेस ऑफ द टेस्ट पीस, ये भी है। मोड कन्वर्जन विद इन द टेस्ट पीस, ये मोड कन्वर्जन विद इन द टेस्ट पीस, ये भी है। शेप और काउंटर ऑफ द टेस्ट पीस, ये भी है। मतलब इसके आपके भाई तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो आप जो टिक करके आओगे वो करके आओगे ऑल ऑफ द अबव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर अ नॉइजी बेस लाइन और हैश में बी रिजल्ट इन लेमिनेशन इन टेस्ट पीस, नहीं। डिसकंटिन्यूटीज एट एन एंगल टू द टेस्ट पीस सरफेस, ये भी नहीं होता भाई। लार्ज ग्रेन साइज, हाँ इसका ऑप्शन सी भाई सही हो जाएगा। साउंड वेव विच ट्रेवल्स on the surface of a solid in a manner similar to wave on the water surface are called। जो आपकी साउंड वेव है वो ट्रेवल करती हैं सरफेस में, जो सॉलिड का सरफेस होता है, जैसे कि वेव्स ट्रेवल करती हैं वाटर सरफेस में, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलते हो, उन वेव्स को क्या बोला जाता है, ये पूछा गया है। उन वेव का टेक्निकल नाम क्या है साउंड वेव का। तो भाई यहाँ पर उसको रेलेग वेव बोला जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंप वेव्स आर फॉर्म्ड इन अ पार्ट विच है, जो लैंप्स वेव हैं वो फॉर्म्ड होती हैं किस पार्ट में, वो बताना है। तो भाई जो लैंप वेव प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं थिकनेस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ। जब उसकी थिकनेस वेवलेंथ के इक्वल हो तब भाई आपकी जो लैंप वेव हैं वो फॉर्म्ड होती हैं उस पार्ट में। बेस्ट टाइप ऑफ साउंड वेव मोड विल प्रोपोगेट थ्रू लिक्विड, इसका आंसर बताइए। तो भाई इसका जो आंसर है वो है लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव मोड्स विल प्रोपोगेट थ्रू लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन द वेव बीइंग ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड। कौन सी वेव होती है ये आपको बताना है। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। व्हेन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इज ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन द वेव बीइंग ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर वो हो जाएगा शियर वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर भाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फ्रीक्वेंसी वुड जनरली प्रोवाइड द बेस्ट penetration in a 12-inch thickness specimen of coarse grained steel। यहां पर राइट आंसर बताना है आपको। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले इन विच द स्क्रीन बेस लाइन इज एडजस्टेड टू रिप्रेजेंट द वन वे डिस्टेंस इन अ टेस्ट पीस इज कॉल्ड। भाई एक बार दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए फिर मैं ऑप्शन दिखाता हूं। आपके ऑप्शंस हैं ये। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा वी स्कैन डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन अ कॉमन यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का एक कॉमन यूज बताइए। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिटेक्टिंग ऑफ सब सरफेस इंडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड वेव ऑफ अ फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड द हियरिंग रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर आर रेफर्ड टू एज अल्ट्रासोनिक वेव और वाइब्रेशन एंड द टर्म embraces all the vibration waves of frequency greater than approximately। तो आपको बताना है 20 किलो हर्ट्स होता है या 2 मेगा हर्ट्स या 2 किलो हर्ट्स या 200 किलो हर्ट्स। तो
तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज। यहां पर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई कट क्रिस्टल प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव, सीयर वेव, लैंप वेव या सरफेस वेव। तो जो भाई बाई कट क्रिस्टल होता है वो जो प्रोड्यूस करता है वो करता है भाई सीयर वेव। The cable that connect the ultrasonic instrument to the search unit is specially designed so that one conductor is centered inside other. The technical name for such a cable, उस केबल का नाम बताइए भाई। उस केबल को कहते हैं भाई कोएक्सियल केबल। एज अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, अगर अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो क्या वेवलेंथ इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, साउंड वेलोसिटी बढ़ेगी या साउंड वेलोसिटी कम होगी। तो भाई अगर आपकी अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो आपकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी, मतलब डिक्रीज होगी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an scan presentation the amplitude of vertical indication on the screen represents the amount of ultrasonic sound energy returning to the search unit, distance traveled by search unit, thickness of metal being tested या elapsed time since the ultrasonic pulse was generated। तो भाई इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अमाउंट ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड एनर्जी रिटर्निंग टू द सर्च यूनिट। Loss of the test piece back wall echo during scanning may be caused by an abnormally homogeneous material structure, a smooth entry surface on the test piece, a discontinuity which is not parallel to the entry surface, and opposite surface which is parallel to the entry surface। तो भाई इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा a discontinuity which is not parallel to the entry surface, ऑप्शन सी। When a sound wave is reflected, जब आपकी साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज फाउंड यूजिंग स्नेल्स लॉ। जो आपका रिफ्लेक्शन एंगल है वो स्नेल्स लॉ के द्वारा निकाला जाता है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो आपका रिफ्लेक्शन का एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। या फिर ऑल द साउंड एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड अनलेस द एक्यूस्टिक इम्पीडेंस इज जीरो या बीम स्पीड इज डिक्रीज्ड। तो भाई जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के क्या हो जाता है, बराबर होता है अगर साउंड वेव रिफ्लेक्ट करती है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अल्ट्रासोनिक एनर्जी। कौन सा सर्किट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्ट्रासोनिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है? पल्स जनरेटर, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसफॉर्मर या पावर सप्लाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रांसड्यूसर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एन इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले इन विच द हॉरिजॉन्टल बेस लाइन रिप्रेजेंट्स elapsed टाइम एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट्स सिग्नल एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड। ए स्कैन, बी स्कैन, सी स्कैन या ए टाइम लाइन डिस्प्ले। तो भाई उसको हम क्या बोलते हैं, ए स्कैन। Which of the following circuit provide short duration high energy pulses which are used to excite the transducer? पल्स जनरेटर यूज करते हैं या हम एम्पलीफायर या ट्रांसड्यूसर या क्लॉक, बताइए। तो उसके लिए भाई हमें यूज करना पड़ता है पल्स जनरेटर। A cross section view of a test piece is produced by which of the following? जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है किसी भी टेस्ट पीस का वो कैसे बनाते हो आप? ए स्कैन से, बी स्कैन से, सी स्कैन से, बताइए। तो भाई वो बनाया जाता है आपका बी स्कैन से। इको एम्पलीट्यूड लॉसेस मे बी कॉज्ड बाई। इको एम्पलीट्यूड जो लॉसेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? एंट्री सरफेस रफनेस की वजह से होते हैं, कोर्स ग्रेन साइज की वजह से होते हैं, डिसकंटिन्यूटी की वजह से होते हैं या सभी की वजह से होते हैं। तो भाई ये तीनों ही इसके ऑप्शन सही हैं। जो आपका इको एम्पलीट्यूड लॉसेस होता है वो एंट्री सरफेस रफनेस की वजह से भी होता है, कोर्स ग्रेन साइज की वजह से होता है और डिसकंटिन्यूटी ओरिएंटेशन की वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन डी आप टिक करके आओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग फोकस्ड ट्रांसड्यूसर। फोकस्ड ट्रांसड्यूसर यूज करने का एक एडवांटेज बताना है।
द यूजफुल रेंज ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज डिक्रीज, जो आपकी यूजफुल रेंज होती है ट्रांसड्यूसर की वो कम हो जाती है या बढ़ जाती है। या भाई यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है सेंसिटिविटी टू अफेक्ट ऑफ अ रफ सरफेस इज इंक्रीज, रफ सरफेस के सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। या लास्ट ऑप्शन है ग्रेटर सेंसिटिविटी इज अचीव्ड इन द ट्रांसड्यूसर यूजेबल रेंज। बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या है? तो भाई इसका राइट आंसर है ग्रेटर सेंसिटिविटी इज अचीव्ड इन द ट्रांसड्यूसर यूजेबल रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट प्रोवाइड करंट टू ऑपरेट द अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन सा सर्किट करंट प्रोवाइड कराता है अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए? पल्स जनरेटर, एम्पलीफायर, पावर सप्लाई या स्वीप जनरेटर? तो भाई यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पावर सप्लाई। Which of the following is a true statement? Higher frequency produce lower sensitivity, higher frequency produce longer wavelength, thicker crystal produce lower frequency transducer या longer wavelength produce higher sensitivity? एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए फिर आप बताइए, इसमें से ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो भाई देखिए पहला ऑप्शन है हायर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस लोअर सेंसिटिविटी, बिल्कुल गलत है भाई। हायर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस लॉन्गर वेवलेंथ, ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट देख लेते हैं थिकर क्रिस्टल प्रोड्यूस लोअर फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर, भाई ये सही है आपका यहाँ पर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच टाइप ऑफ साउंड वेव मोड्स विल प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड्स? कौन सी साउंड वेव मोड्स प्रोपोगेट करती हैं सॉलिड के थ्रू? तो भाई इसमें देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी करती हैं, सीयर वेव भी करती हैं और आपका सरफेस वेव भी करती है। तो भाई यहां पर आपका ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वेव इंसिडेंट एंगल एट विच द रिफ्रैक्टिव सीयर वेव एंगल इक्वल्स 90 डिग्री इज कॉल्ड? स्नेल एंगल, स्नेल कांस्टेंट, फर्स्ट क्रिटिकल एंगल या सेकंड क्रिटिकल एंगल? बताइए भाई, क्वेश्चन देख लीजिए। तो भाई इसका ऑप्शन है द सेकंड क्रिटिकल एंगल। The amount of beam divergence from a crystal is primarily depends on the types of test, tightness of crystal, baking in the search unit, frequency and crystal size, pulse length। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटनेस ऑफ क्रिस्टल, बेकिंग इन द सर्च यूनिट। In ultrasonic testing, a liquid coupling medium between the crystal surface and the part surface is necessary। जो आपकी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होती है उसमें जो लिक्विड कपलिंग मीडियम होता है वो किसके बिटवीन होना चाहिए? क्रिस्टल सरफेस एंड पार्ट सरफेस के बीच में। क्यों? उसका क्या रीजन है ये बताना है। लिब्रिकेंट इज रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज बियर ऑन द क्रिस्टल सरफेस, या ऑप्शन बी आप पढ़ सकते हो, सी या डी? बताइए भाई क्या है इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एन, एयर इंटरफेस बिटवीन द क्रिस्टल सरफेस एंड द पार्ट सरफेस वुड ऑलमोस्ट कंप्लीट रिफ्लेक्ट द अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। एक्स कट्स क्रिस्टल प्रोड्यूस, एक्स कट क्रिस्टल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं बताओ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोअर फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर आर नॉर्मली यूज। लोअर फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर नॉर्मली यूज होते हैं किसके लिए? पहला ऑप्शन है इन कॉन्टैक्ट टेस्टिंग एप्लीकेशन, इन एंगल बीम टेस्टिंग एप्लीकेशन, इन इमर्स टेस्टिंग एप्लीकेशन, या वेयर डिपर पेनिट्रेशन इज रिक्वायर्ड। तो भाई इसका भाई यहां पर ऑप्शन डी ही सही होगा, वेयर डिपर पेनिट्रेशन इज रिक्वायर्ड। All other factors being equal, which of the following modes of vibration has the greatest velocity? सीयर वेव में होती है, ट्रांस वेव में होती है, सरफेस वेव में होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में होती है, आपको बताना है। तो भाई इसका आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इमर्सन टेस्टिंग द पोजीशन ऑफ द सर्च यूनिट इज ऑफन वेरिड टू ट्रांसमिट साउंड into the test part at various angle to the front surface. Such a procedure is referred to as angulation, dispersion, reflecting testing या reflection? बताइए भाई।
एक बार क्वेश्चन देख लीजिए दोबारा, फिर मैं ऑप्शन दिखाता हूँ। तो इसका ऑप्शन सही है एंगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ अ रिफ्रैक्टेड सीयर वेव जनरेटेड एज अ साउंड वेव passes at an angle through an acoustic interface is dependent on। The acoustic impedance of material of each side of the interface। और भाई यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। Which of the following is a likely effect of a rough test piece surface? An improved ultrasonic signal to noise ratio, a more penetrating sound wave, loss of discontinuity signal amplitude या higher test reliability। बताइए भाई इसका आंसर। तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिग्नल एम्पलीट्यूड। अब इसमें पूछा वेवलेंथ क्या है वो बताना है आपको। ऑप्शंस आपके सामने है, पढ़िए और भाई बताइए। द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रैश टू द नेक्स्ट ट्रफ ऑफ अ साउंड वेव नहीं होगा भाई, ये इसका गलत है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ साउंड वेव टू प्रोपोगेट फ्रॉम ट्रफ टू द नेक्स्ट ट्रफ ऑफ अ वेव सेकंड वेव, ये भी गलत है भाई। आपका द डिस्टेंस साउंड वेव ट्रेवल्स इन 1 सेकेंड, ये भी गलत है। द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रफ टू ट्रफ और फ्रॉम पीक टू पीक ऑफ अ साउंड वेव, भाई ये सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। Velocity of surface wave is approximately the velocity of shear wave in the same material। जो आपकी सरफेस वेव की वेलोसिटी होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी ज़्यादा होती है सीयर वेव में, वेलोसिटी ऑफ सीयर वेव से, अगर हम सेम मटेरियल में की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो भाई इसका जो ऑप्शन डी वो राइट हो जाएगा 9 to 10। An ultrasonic instrument control which allows moving an A-scan display to the left or right without changing the distance between any echoes displayed is called। बताइए भाई इसका राइट आंसर। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा द स्वीप डिले। द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग नेचुरल क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन अ सर्च यूनिट इज डेट। एक डिसएडवांटेज बताना है अगर हम नेचुरल क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज कर रहे हैं तो उसका। इट इज लीस्ट इफेक्टिव जनरेटर ऑफ अल्ट्रासोनिक एनर्जी ऑफ ऑल कॉमनली यूज्ड मटेरियल। तो ऑप्शन बी भाई इसका सही हो जाएगा। द फॉर्मूला साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू बी ए अपॉन बी बी इज नॉन एज। इस फॉर्म ये कोई किसका फॉर्मूला है बताइए? फ्रेस्नेल रिलेशनशिप या स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ साइंस या द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। तो भाई स्नेल्स लॉ का ये फॉर्मूला है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अ 25 मेगाहर्ट्ज सर्च यूनिट वुड मोस्ट लाइकली वी यूज्ड ड्यूरिंग स्ट्रेट बीम कॉन्टैक्ट टेस्टिंग, इमर्सन टेस्टिंग एंड एंगल बीम टेस्टिंग, सरफेस वेव कॉन्टैक्ट टेस्टिंग। तो भाई इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इमर्सन टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेक्निक इन विच टू ट्रांसड्यूसर आर यूज्ड, वन ऑन ईच साइड ऑफ द टेस्ट पीस इज कॉल्ड। तो भाई इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा थ्रो ट्रांसमिशन टेस्टिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहां पर साउंड बीम इंटेंसिटी इज इरेगुलर इन द एरिया कॉल्ड। जहां पर साउंड वेव इंटेंसिटी इरेगुलर होती है उस एरिया को क्या कहते हैं? नियर फील्ड, द फार फील्ड, बीम स्प्लिट या डिले लाइन। बताइए। तो भाई उसको बोलते हैं नियर फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोर हाईली डैम्प्ड ट्रांसड्यूसर क्रिस्टल रिजल्ट्स इन। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, बेटर रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विद अ स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एंगुलेशन, कैलिब्रेशन, एटेन्यूएशन या कोरिलेशन।
तो भाई कैलिब्रेशन होता है इसका राइट आंसर, आपको पता होगा। स्कैटरिंग ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड व्हेन मटेरियल ग्रेन साइज एंड वेव लेंथ आर कंपेरेबल। ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या है? मैकेनिकल एनर्जी विद द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, या साउंड विच हैज फ्रीक्वेंसी और पिच अबव द रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो यही भाई अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होती है। तो भाई यहाँ पर अब हमारी यूनिट जो फोर्थ थी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग वो अब खत्म हो चुकी है। अब हम यूनिट फिफ्थ के बारे में बात करते हैं, जो कि है भाई आपकी स्पेशल एनडीटी टेक्निक्स। चलिए अब हम भाई इसके टोटल 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो चलिए भाई अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनरेशन ऑफ एडी करंट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो एडी करंट का जनरेशन होता है वो किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, ये बताना है आपको। तो वो भाई आपका डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अ सेकेंडरी फील्ड इज जनरेटेड बाय द टेस्ट ऑब्जेक्ट एंड एज। जो आपका सेकेंडरी फील्ड होता है जो जनरेटेड किया जाता है टेस्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट टू द प्राइमरी फील्ड के होता है, या अपोजिट टू द प्राइमरी फील्ड बट मच स्मॉलर होता है, या इन द सेम प्लेन एज द कॉइल इज बाउंड, या इन फेज विद द प्राइमरी फील्ड। बताइए भाई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अपोजिट टू द प्राइमरी फील्ड बट मच स्मॉलर, बहुत छोटा होता है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ नॉन फेरोमैग्नेटिक पार्ट इज प्लेस्ड इन द टेस्ट कॉइल द कॉइल्स वोल्टेज इंक्रीज, बढ़ते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, या कम होते हैं, या 90 डिग्रीज पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो भाई अगर हम नॉन फेरस मैग्नेटिक पार्ट को टेस्ट कॉइल के पास रखेंगे तो जो कॉइल के वोल्टेज हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी करंट जनरेटेड इन अ टेस्ट ऑब्जेक्ट फ्लो इन द सेम प्लेन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, गलत। इन द सेम प्लेन एज द कॉइल इज वाउंड, ये सही हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज क्रेडिट टू एरागो, ओरिस्टेड, मैक्सवेल, या फेराडे। तो भाई आपने फेराडे लॉ तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसका राइट आंसर है फेराडे। An standard depth of penetration is defined as the point in a test tube where the relative eddy current density is reduced to 25%, 37%, 50% या 100%। बताइए भाई जल्दी से आंसर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 37%। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन एट 10 किलोहर्ट्ज इन कॉपर, सिग्मा इक्वल टू 5.7 इंटू 10 की पावर 7 MHOS पर मीटर। बताइए भाई इसका आंसर। भाई ये तो मैं सॉल्व करना होगा, एक स्टैंडर्ड डेप्थ बतानी है, कुछ आपको वैल्यू दे रखी है। तो भाई इसका जो आंसर आएगा आप सॉल्व करके देख लेना, इसका आंसर 0.66 mm ही आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट है। डिफरेंशियल कॉइल आर यूजुअली यूज्ड इन, डिफरेंशियल कॉइल भाई किस में यूज की जाती है? बॉबिन कॉइल्स में, प्रॉप कॉइल्स में, ओडी कॉइल्स में, या एनी ऑफ द अबव, किसी एक में, मतलब किसी में भी कर सकते हैं। तो भाई जो आपकी डिफरेंशियल कॉइल होती है वो हम बॉबिन कॉइल्स, प्रॉप कॉइल्स, ऑडी कॉइल्स किसी में भी कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा भाई डी, एनी ऑफ द अबव। व्हेन यूजिंग अ प्रॉब कॉइल टू स्कैन अ टेस्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मस्ट बी ड्राई एंड पॉलिश्ड। जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ड्राई और पॉलिश्ड होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्कैन्ड केयरफुली टू इंश्योर इंस्पेक्शन कवरेज, या द ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्कैन्ड इन अ सर्कुलर मोशन एट द कांस्टेंट स्पीड, या द प्रूव मस्ट बी मूविंग एट ऑल टाइम टू गेट अ रीडिंग। बताइए भाई। तो भाई इसका जो ऑप्शन, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्कैन्ड केयरफुली, जो हमें ऑब्जेक्ट है वो बहुत केयरफुली स्कैन करना होगा इंस्पेक्शन कवरेज के करने के वक्त। A spinning probe would most likely be a bobbin coil, ID coil, OD coil या prop coil। आंसर बताइए। तो भाई स्पैनिंग प्रोब को हम प्रॉब कॉइल भी बोलते हैं।
अ फीड थ्रो कॉइल इज, जो फीड थ्रो कॉइल होती है वो क्या होती है? अ कॉइल विद प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड सो दैट द सिग्नल इज फेड थ्रू द प्राइमरी टू द सेकेंडरी। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका एन इनसर्कलिंग कॉइल, तो भाई आपका ये सही है बी। और एन ओडी कॉइल, तो भाई ये भी सही है। और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, तो भाई इसका जो आप दोनों सही हैं तो इसमें जो ऑप्शन लगाओगे वो लगाओगे डी ऑप्शन, बोथ ए बी एंड सी, क्योंकि ये दोनों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हेन इंस्पेक्टिंग अ ट्यूबुलर प्रोडक्ट विद एन इनसर्कलिंग कॉइल विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑप्शन पढ़िए भाई। तो भाई इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सर्कमफेरेंशियल डिसकंटिन्यूटी लोकेशन कैन बी नोटेड। एन एब्सोल्यूट कॉइल मेजरमेंट इज मेड। ऑप्शन पढ़िए फिर भाई, मन में सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, फिर मैं आपको राइट बताता हूं। तो ऑप्शन बी भाई इसका सही हो जाएगा। When coil in differential arrangement are affected simultaneously with the same test object variables, the output signals directly proportional to the number of variables is 0 or near negative, is indirectly proportional to the number of variables, is primarily a function of exciting current। तो भाई इसका 0 या 0 से कम होता है। Which type of coil inherently has better thermal stability? बताइए भाई, ये सारी कॉइल के प्रकार है, कौन सा है इसमें सही? तो भाई जो डिफरेंशियल कॉइल होती है वो इनहेरेंटली बेटर होती है थर्मल स्टेबिलिटी में। A hybrid coil is composed of 2 or more coils. The coils, जो आपकी हाइब्रिड कॉइल्स होती हैं वो दो से ज्यादा कॉइल से बनती हैं। तो वो कौन कौन सी कॉइल को मिला के बनाई जाती है हाइब्रिड कॉइल, ये पूछा है। तो भाई इसका आंसर है मे बी ऑफ वाइडली डिफरेंट डायमेंशंस, ऑप्शन बी। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टेस्ट कॉइल अरेंजमेंट इज डिटरमाइंड बाई। तो शेप ऑफ टेस्ट ऑब्जेक्ट, ये सही है भाई इसका। रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड, ये भी सही है। सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड, ये भी सही है। तो इसको आप टिक करके आओगे ऑल ऑफ द अबव। अ कॉइल रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाई, जो आपका कॉइल रेजिस्टेंस होता है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है? बायर मटेरियल से, बायर लेंथ से, वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, या ऑल ऑफ द अबव से? तो भाई जो कॉइल रेजिस्टेंस है उसके लिए बायर मटेरियल भी पता होना चाहिए, उसकी लेंथ ही पता होनी चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इंडक्टेंस इज एनालॉगस टू फोर्स, वॉल्यूम, इनर्शिया या वेलोसिटी? तो भाई इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहां पर इनर्शिया। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, मैक्सवेल, ओम, फेरेड। तो भाई इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी। अब भाई हमने यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ कंप्लीट कर ली है, उसके सारे एमसीक्यू कर लिए हैं। अब भाई यूनिट 1 के एमसीक्यू करेंगे। यूनिट 1 है भाई आपकी इंट्रोडक्शन। अब हम यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन जो है यूनिट का नाम, उसके कुछ एमसीक्यू देखेंगे। भाई मैंने यहाँ पर बहुत कम एमसीक्यू रखे हैं यूनिट 1 से। यार आप एक बार यूनिट 1 थोड़ा सा पढ़ लेना। यहाँ पर मैंने एमसीक्यू 10 एमसीक्यू रखे हैं, तो थोड़ा सा आप यूनिट 1 को और पढ़ लेना, तो आपके और आप कोई और अलग से क्वेश्चन आएगा तो उसे कर पाओगे। और यूनिट को आप पढ़ना मत, तो अब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसमें भाई मैंने कम क्वेश्चन रखे हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम यूनिट 1 के। इन विच टाइप ऑफ टेस्ट द कैपिलरी एक्शन प्रिंसिपल इज यूज? किस टेस्ट में कैपिलरी एक्शन प्रिंसिपल यूज किया जाता है? प्रोब टेस्ट में, बैंड लिक्विड टेस्ट में, डाई पेनिट्रेट टेस्ट में, या आपका नन ऑफ द अबव? तो भाई जो आपका कैपिलरी एक्शन है वो डाई पेनिट्रेट टेस्ट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज यूज टू डिटरमाइन, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो होती है वो किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, केमिकल कंपोजिशन या कोरोजन ऑफ मटेरियल या ऑल ऑफ दीज। तो भाई आपको पता है, देखो एनडीटी लोकेशन भी बताती है कहीं डिफेक्ट है तो कहां पर है, केमिकल कंपोजिशन भी बताती है, कोरोजन भी हटाती है, इन सब के लिए ही भाई हम, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सब के लिए एनडीटी यूज की जाती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एनडीटी में इनमें से कौन सी एनडीटी नहीं है, कंप्रेशन टेस्ट, विजुअल टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, एडी करंट टेस्टिंग, बताइए। देखो भाई हमने विजुअल टेस्टिंग भी पढ़ा था, इसमें हमने अल्ट्रा टेस्टिंग भी पढ़ा था, हमने एडी करंट भी पढ़ा था, हमने कंप्रेशन टेस्ट नहीं पढ़ा था, इसका मतलब भाई ये होता ही नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एक एनडीटी का नहीं है, क्योंकि कंप्रेशन टेस्ट में क्या होता है, आपका भाई जो मटेरियल होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्ट, इनमें से भाई डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बतानी है कौन सी है, रेडियोग्राफिक, डाई पेनिट्रेटिव या क्रीप टेस्ट या ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि भाई देखो आपकी रेडियोग्राफी भी एनडीटी होती है, डाई पेनिट्रेटिव भी होती है, तो जो क्रीप टेस्ट है वो हमने पढ़ा नहीं था, तो ये हमारी कैसी होती है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है। Which among the following is the last step in magnetic particle test method, भाई हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट मेथड, तो इसमें से बताना है कि कौन सी लास्ट स्टेप होती है, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन या सर्कुलेशन मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन। तो भाई सबसे जो लास्ट स्टेप होती है, बहुत सारे बच्चे ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन लगा के आते हैं लेकिन वो गलत है, यहाँ पर डीमैग्नेटाइजेशन लास्ट स्टेप होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बतानी है। तो भाई यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही है वो है वेव जनरेटेड आर हेल्थ हजार्डस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग रेडियोग्राफी टेस्ट विच रीजन एब्जॉर्ब लेस रेडिएशन एंड ट्रांसमिट मोर, रेडियोग्राफी टेस्ट करते वक्त किस रीजन में रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होती है वो कम होती है लेकिन ट्रांसमिट ज्यादा होती है, तो वो होता है भाई आपका लो डेंसिटी रीजन। विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, टॉर्जन टेस्ट, एडी करंट टेस्ट या ऑल ऑफ दीज टेस्ट कैन बी यूज टू डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो भाई यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एडी करंट टेस्ट। एडी करंट टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, एडी करंट किसके लिए यूज किया जाता है, क्रैक्स, हार्डनेस, कंडक्टिविटी डिटेक्ट करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई एडी करंट, क्रैक्स, हार्डनेस, कंडक्टिविटी सबके लिए यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएगा। विच टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट स्किल्ड लेबर, कौन सा टेस्ट ऐसा है कि कोई जिसमें उस टेस्ट को करने के लिए किसी स्किल्ड बंदे की जरूरत नहीं है, अगर स्किल नहीं है किसी इंसान के अंदर तभी वो टेस्ट कर सकता है। तो भाई वो पहला ही है डाई पेनिट्रेट टेस्टिंग। तो भाई यहां पर हमारे यूनिट 1 के भी क्वेश्चन खत्म होते हैं, और भाई हमने यहाँ पर भाई हमने एनडीटी की सारी यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 सभी यूनिट हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं। आई होप भाई आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। भाई इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो बीटेक फाइनल ईयर में जिनके पास एनडीटी सब्जेक्ट है, जिनका एग्जाम होने वाला है। अगर आप एकेटीयू में, भाई इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, एक बार आप देख लीजिए, एक बार थोड़ा स्पीडोमीटर पर लगा के देख लेना, तो भाई आप 2-3 बार इस वीडियो को देख के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपकी ये वीडियो भाई बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको अपने क्वेश्चन पेपर में यहाँ से, इस वीडियो से। तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो प्लीज़ एक वीडियो पे लाइक जरूर कर देना। भाई बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार करो, फिर भाई पूरी इतनी वीडियो को रिकॉर्ड करो, तो भाई बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है। भाई अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करे ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और यार अपना ओपिनियन बताना कमेंट करके। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।